देखिए, तो बॉक्स 7.7 जो है इंडियाज ऑनलाइन लर्निंग आर्किटेक्चर। तो इंडिया में गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन एजुकेशन का एक आर्किटेक्ट यानी कि एक सिस्टम लॉन्च किया कि जिसके थ्रू बच्चे मान लीजिए दूर दराज के क्षेत्रों में भी हैं, जो कि अच्छे शहरों में नहीं हैं या शहरों में नहीं हैं, वो बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा के जो पढ़ना चाहते हैं अच्छे क्वालिटी एजुकेशन वो इससे ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो अगर शहरों में भी बच्चे हैं लेकिन अगर और अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिस्टम लॉन्च किया गया था। और ये जो है आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर जो है वो फ्री प्रोवाइड किया जाता है, फ्री। तो देखिए, पावर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये स्वयं का फुल फॉर्म है। स्वयं मीन्स स्टडीइंग वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यानी कि जो युवा और जो ऐसे दिमाग के हैं बच्चे जो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक्टिव लर्निंग यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेट करके, यानी कि किसी चीज़ को अपने आप से इन्वॉल्व होके सीखना। और उसके लिए जो स्टडी वेब्स यानी कुछ ग्रुप्स या इस तरह का नेटवर्क्स बनाए गए हैं, तो उसको नाम दिया है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्वयं। और स्वयं से ही फिर आया स्वयं प्रभा। प्रभा जो हम कहते हैं कि द लाइट, तो एक अलग अलग नाम फिर उसको दिया है, स्वयं प्रभा एंड स्वयं प्लस। इंडिजिनसली मतलब देसी, जो अपने देश में ही जिसका बनाया गया है जो चीज़, तो इंडिजिनस कहते हैं देसी चीज़ों को, जो हमारे द्वारा अपने आप, हमने कहीं बाहर से नहीं कोई हेल्प लिया है, वी हैव मेड इट आवरसेल्फ, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं इंडिजिनस। जैसे इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी अगर हमने अपने आप डेवलप किया है बिना बाहरी लोगों की मदद, तो उसे कहते हैं इंडिजिनस। तो यहाँ कह रहा है कि इंडिजिनसली क्राफ्टेड प्लेटफॉर्म्स, यानी ऐसे प्लेटफॉर्म्स, ये सब जो सिस्टम बनाए गए हैं जो कि हमारे अपने ही देश में डिज़ाइन किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, have emerged as powerful catalysts in bridging the digital divide and achieving the cardinal principles of NEP। तो कह रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म्स जो बनाए गए स्टूडेंट्स के लिए, दे हैव इमर्ज्ड एज कैटलिस्ट्स इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड, यानी कि जो डिजिटल डिवाइड, अब ये वर्ड आता है इसको समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अक्सर आता है, इस पर इससे भी आ चुका है कई बार, आइए इसमें ये सब। डिजिटल डिवाइड, डिवाइड का मतलब हुआ यानी कि अलग अलग, बटा हुआ है। तो डिजिटल का मतलब ये सारा आईटी। तो ये कहते हैं, हम शब्द इस्तेमाल करते हैं डिजिटल डिवाइड, कि जैसे शहरों और गांवों में, या पहले हम वर्ड यूज करते थे रूरल अर्बन डिवाइड, यानी हमारे देश में शहर और गांव अलग अलग बटे हुए हैं। शहरों की व्यवस्था अलग है, गांव की व्यवस्था अलग है। शहर में रहने वाले लोगों का अलग लाइफस्टाइल होता है, गांव में रहने वाले लोगों का अलग लाइफस्टाइल होता है। शहर में रहने वालों का अलग एजुकेशन का लेवल होता है, अवेयरनेस लेवल होता है, गांव में रहने वालों का एजुकेशन का अलग, सोचने का तौर तरीका, बिहेवियर, दिमागी सब चीज़ें जो है वो एक तरह से अलग होता है। तो इसी को जो है ये हम ऐसा लेके चलते थे, जैसे इसको बहुत से लोग इस तरह भी कहते हैं कि इंडिया जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं इंडिया, तो वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो तो हम डेवलप्ड जो शहरी पार्ट है देश के, उसके लिए हम इंडिया शब्द कह सकते हैं। जो गांव हैं उनके लिए तो भारत ही कहना उचित होगा। तो यहाँ इंडिया के नाम में भी लोगों ने इस तरह का फर्क पैदा कर दिया है कि जब हम भारत कहते हैं तो उससे हम ऐसे देश के उस हिस्से को समझते हैं जो कि गांव से जुड़ा हुआ है, जो कि ज़्यादा धर्म और अपने संस्कृति वगैरह से जो है जुड़ा हुआ है, जिसको हम थोड़ा सा मतलब एक कहते हैं कि क्या कहें, मतलब कि कुछ लोग जो कहते हैं कि जैसे कि रूरल बैकग्राउंड से है या देहाती है या ज़्यादा ये है,
पिछड़ा हुआ, जो भी मतलब देखिए तो कहने के तरीके हैं। और दूसरी तरफ जो इंडिया अपने आप को मॉडर्न एडवांस समझते हैं, ऐसा भी लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोगों की इस तरह की सोच है, या बहुत से लोग जो पॉलिटिक्स में हैं उनकी ऐसी सोच है। वो कहते हैं कि अगर आप इंडिया कहते हैं तो इंडिया का मतलब हम डेवलप्ड इंडिया से समझते हैं, ऐसे लोगों से, देश के ऐसे हिस्सों से जो डेवलप्ड। लेकिन जब हम भारत कहते हैं तो हम गाँव और वहाँ के रहने वाले लोगों से रेफर करते हैं। तो ये इस तरह का लोगों के माइंडसेट में एक दरार पैदा हो गई। तो इसको हम पहले कहते थे रूरल अर्बन डिवाइड, यानी कि देश हमारा शहर और गांव में बटा हुआ है। शहर में रहने वालों के लिए अलग फैसिलिटी है, शहर में रहने वालों के लिए अलग सुविधाएं हैं, शहर में रहने वालों का अलग बोलचाल है, अलग उनका तौर तरीका है, अलग उनका लाइफस्टाइल है। तो बहुत समय तक ऐसा भी था कि लोग सोचते थे कि सरकार जो है सिर्फ शहर में रहने वालों को ही ध्यान देती है, गांव वालों के लिए कोई सुविधा नहीं करती है। शहर में अच्छी अच्छी सड़कें, एक समय था, आज तो इसका उल्टा हो गया है, लेकिन एक समय था, हम लोग भी फेस किए कि भाई शहरों में, आप बड़े शहर में जाइए तो वहाँ अच्छी सड़क होती थी, बिजली व्यवस्था अच्छी होती थी, नेटवर्क। अब एक समय ऐसा था कि गांव में चले जाइए तो वहाँ आपको टेलीफोन कनेक्शन नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, बिजली नहीं कटी रहती, तो ऐसा होता था। हालांकि आज जो है, आज देखिएगा, अगर रियलिटी अगर देखा जाए तो आज पटना से बेहतर हालत गाँव में है बिजली की, सड़क की। आज पटना में लाइट कट रहा है, गांव में नहीं कटता है। पटना में सड़कें डैमेज हो रही है, टूट रही हैं, गांव की सड़क फर्स्ट क्लास है। तो इसको ही जो है, ये पहले जो गांव और शहर का एक माना जाता था कि एक डिवीजन, इस तरह के लोगों के सोच में भी, एक्चुअली सोच में ये बात होती है कि जब जो बच्चे शहरों में पढ़ते हैं, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, और ये तो वो इंडिया का एक अलग रूप समझते हैं। वो समझते हैं हमारा इंडिया कितना डेवलप्ड है, क्योंकि वो इंडिया के पिछड़े जो गांव हैं, शहर, जो पिछड़े जो चीज़ें हैं, उनसे उनका वास्ता ही नहीं पड़ा, उन्होंने देखा ही नहीं है। वो तो अपने शहरों में जो फर्स्ट क्लास सब सिस्टम देखते हैं, उसी को पूरा भारत समझ लेते हैं। जबकि आप देखने जाइएगा तो भारत में एक से एक पिछड़े इलाके हैं जहां बहुत सारी परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं लोगों को आज भी। तो ये सोच में एक फर्क पैदा हो जाती है। शहर वाले शहरी सोच में रहते हैं और गांव वाले गांव के सोच में रहते हैं। तो इसको दूर करने के लिए अब्दुल कलाम जी ने एक कंसेप्ट दिया था, पूरा, PURA, पूरा। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, PURA। उन्होंने कहा था, इसका है पूरा है, प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। PURA, PU से हो गया प्रोविजन ऑफ अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, यानी कि जो सुविधाएं शहरों में हैं वही सुविधाएं अगर हम गांव में भी उस तरह की सुविधाएं देने लगे तो ये दूरी मिट जाएगी शहर और गांव की। गांव के भी लोग उतने ही हर चीज से जानकार हो जाएंगे, गांव के भी लोग उतने ही तेजी से काम करेंगे, गांव के भी लोग उतने ही हर चीज में समझदार हो जाएंगे जैसे शहर के लोग होते हैं, क्योंकि हम वहाँ हर तरह की फैसिलिटी अगर हम दे सकते हैं। मैं बताऊं आपको कि जब मैं वहाँ गया था, अभी जब मैंने बताया कि कुछ दिनों के लिए मुझे मुजफ्फरपुर जाना पड़ा था पोस्टिंग के कारण मैडम के, तो ऐसी दिक्कत हो गई थी उस इलाके में कि मतलब मोबाइल का नेटवर्क, मोबाइल ही नहीं काम करता है, न जियो का नेटवर्क है, न एयरटेल का, न जियो का फ़ोन काम करे, न एयरटेल का फ़ोन काम करे, किसी का सिग्नल ही नहीं जो है, प्रॉब्लम इतनी दिक्कत होती थी। तो ये तो मैं बता रहा हूँ अभी की बात। फिर वहाँ पता चला कि यहाँ वोडाफोन का नेटवर्क है भाई, अच्छा से वोडाफोन का लेना पड़ा उसके लिए मुझे। तो ऐसी दिक्कतें हैं आज भी। तो इसको पूरा करने के लिए उस समय अब्दुल कलाम जी ने एक बात, कंसेप्ट दिया था, पूरा, प्रोविजन ऑफ अर्बन लाइक फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज, शहरों जैसी सुविधाएं गाँव में देना। उसके तहत था कि अच्छी सड़कें हों, अच्छे बिजली की व्यवस्था हो, अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी दुकानें हों, ठीक है, अच्छे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हों वहाँ पे, जो भी जो है ये सब। तो उस सोच पर काफ़ी दिन काम हुआ, और शहरों में, अब गाँव में भी काफ़ी फैसिलिटीज़ हो गई हैं। हर जगह आप देखेंगे कम से कम अच्छी सड़क, बिजली, पानी, ये सब व्यवस्था तो ज़रूर हो गई है।
और इंटरनेट नेटवर्क 4G ये सब जगह गांव में भी अब सुविधा हो गई है। देखिए एक समय था कि 4G सिर्फ दिल्ली में लॉन्च हुआ था, एक समय था कि 4G दिल्ली से शुरुआत हुई थी, बॉम्बे हुआ, फिर कुछ शहरों में लॉन्च हुआ था, और आज आपके गांव गांव में 4G अवेलेबल, अब तो 5G अवेलेबल है। तो डेवलपमेंट तो हुआ है, तो वो उस समय की सोच थी। उसके बाद फिर जब हमारे यहाँ मोबाइल का बहुत ज़्यादा कल्चर आ गया, सब जगह लोग मोबाइल इस्तेमाल करने लग गए, मोबाइल के साथ साथ लोगों का अवेयरनेस बढ़ा, जानकारी बढ़ी, तो यहाँ पर फिर एक आ गई, या कंप्यूटरों का जब काफ़ी चलन था ये सब, तो एक अब आ जाता था बात, हम इसको कहें डिजिटल डिवाइड। पहले था शहर और गांव का सुविधाओं के कारण, रूरल अर्बन डिवाइड कहते थे, अब हो गया डिजिटल डिवाइड। और ये डिजिटल डिवाइड सिर्फ गांव और शहर ही नहीं है, बल्कि लोगों के बीच में भी है। एक जो चीज आप देख सकते हैं कि जैसे ये सब मोबाइल से जुड़े हुए जो एप्स होते हैं, या मोबाइल जैसे आजकल के स्मार्ट मोबाइल्स हैं जो भी हैं, इनको यूज कैसे करना है, ये मोबाइल्स पर कैसे, देखिए आज भी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं अभी मैडम से चर्चा ही कर रहा था कि देखिए कितना बढ़िया, जैसे मैं आपको भी मैंने कहा था कि भाई DTH लगवा लीजिए, हम लोग भी DTH का यूज करते हैं। ये सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दी है कि भारत के किसी भी कोने में, पहाड़ हो, जंगल हो, कहीं हो, आपको फ्री 200 प्लस चैनल्स, जिसमें कि 200 नहीं, अब तो 300 प्लस हो गए हैं, जिसमें कि 150 से ज़्यादा तो आपको खाली एजुकेशनल चैनल है, जिसमें मतलब समझिए कि क्लासरूम टाइप से पढ़ाई होती है, क्लासरूम जैसा चलता है। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, IIT ये सब के वो रहते हैं, जो हायर एजुकेशन के हैं उनमें IIT के प्रोफेसर्स वगैरह क्लास लेते हैं, या जो भी मतलब अपने अपने फील्ड के टॉप प्रोफेसर्स हैं वो सब क्लास लेते हैं, या टीचर्स हैं। 150-200 से ज़्यादा तो एजुकेशन, क्योंकि अब हर स्टेट का चैनल हो गया है, बिहार का चैनल है, यूपी बिहार का अपना यहाँ के बच्चों के लिए चैनल है कई सारा, उसी तरह हर स्टेट का, तो आप सोचिए कि आज 27-28 स्टेट हैं, तो सबके 5-10 चैनल भी होंगे, तो कितने चैनल हो गए। इतने चैनल कहीं भी पूरे इंडिया में फ्री में अवेलेबल है इस DTH छतरी का इस्तेमाल कर। तो इतनी बढ़िया फैसिलिटी सरकार ने किया हुआ है कि मतलब विश्वास नहीं होता है। वही मैं भी दिखा रहा था कि देखिए कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास बड़े टेलीविजन पे देख रहे थे उसको, कितना बढ़िया HD पिक्चर बिल्कुल आ रहा है, ये फ्री में है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है। हर तरह के जो है न्यूज़, सारा न्यूज़ चैनल है, मूवी चैनल है, म्यूजिक चैनल है, धार्मिक चैनल है, सब तरह के चैनल है। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, इसी में ये जो स्वयं प्रभा, ये सब यही सब चैनल्स हैं जो कि आपको टेलीविजन पे भी अवेलेबल है फ्री, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वेबसाइट्स हैं इनके, या थ्रू एप्स, यूट्यूब, ये सब पर भी अवेलेबल है। तो ये इसलिए बनाया गया कि जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे कुछ करना आज देखिए आप ये जो आपको अनअकैडमी में क्लास लेता था, क्या नाम था, डॉक्टर रोमन सैनी, जान रहे हैं रोमन सैनी को, उसके नाम से अनअकैडमी चला इतना, उसी के नाम ने जो IAS का टॉपर रहा, तो उसी के नाम ने अनअकैडमी को इतना प्रचार कर दिया, नहीं तो अनअकैडमी को यूज भी नहीं करता था। लेकिन जब से रोमन सैनी जुड़ा, और रोमन सैनी ने, आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि बिल्कुल करंट अपियरिंग में +2 का जब दे रहा था, उसने उसी साल मेडिकल का एग्जाम अच्छे रैंक से क्लियर किया और एम्स दिल्ली में उसको मिला, और एम्स दिल्ली में वो करते हुए वही इंटर्नशिप कर रहा था, और इंटर्नशिप करते हुए उसने IAS का एग्जाम दिया, और फर्स्ट एग्जाम में ही उसने IAS में अंडर टॉप 10 रैंक लाया। और उसने कहा कि मैं ये तब तैयारी भी कर रहा था जब मैं पेशेंट भी देख रहा था, मुझे टाइम नहीं था पढ़ने का, क्योंकि मैं इतना 24 आवर ड्यूटी वहाँ एम्स में पढ़ाई थी, और उसके बाद ड्यूटी चलती रहती थी ट्रेनिंग के लिए, वहीं हम पेशेंट देखना पड़ता है जो इंटर्न होते हैं हॉस्पिटल में। तो वो अपना पेशेंट देखते देखते ही मोबाइल से पढ़ा, बोला मैंने किताबें आज तक नहीं
टच की, क्योंकि किताबें देखने के लिए फ्री टाइम ही नहीं था कि मैं किताबें कहाँ कैरी करके रहता, मुझे क्लिनिक में वहाँ बैठना रहता था, एम्स में, वहाँ पेशेंट देखना रहता था। तो पेशेंट, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के आने में 5-10 मिनट जो टाइम उसको मिलता था, उसमें ही अपने मोबाइल पर वो पढ़ता था। और उसने देखा कि आज के समय में ऑनलाइन लर्निंग कितना हेल्पफुल हो सकता है, और उसी कंसेप्ट को उसने अनअकैडमी में इंप्लीमेंट किया, और अनअकैडमी देखिए कितना डेवलप हो गया। तो ये ऑनलाइन लर्निंग का प्लेटफॉर्म इसी के लिए, बच्चों के लिए बनाया गया कि ताकि जो भी है किसी भी स्टेज पर हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े बच्चे हो, वो क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, आईटी के फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनका फायदा उठा सके, और उसके लिए सरकार भी इतना प्रयास कर रही है। तो उसी के लिए ये चीजें जो है आपके लागू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये जो देख रहे हैं, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, स्वयं प्लस है। देखिए आप, ये बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है कि वो उस रोमन सैनी ने बोला मैं कोई भी नोट्स नहीं बना, जो मैं मोबाइल पर ही ऑनलाइन पढ़ता था, जो पेशेंट देखता रहता था और बीच बीच में मोबाइल पर पढ़ता रहता था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने टॉप 10 में रैंक लाया, आईएएस बना, फिर छोड़ दिया। तो ये है आपका। तो मैं जो बता रहा था कि डिजिटल डिवाइड जो है, देखिए एक तरफ उसको अवेयरनेस था, उसने ऑनलाइन इतना पढ़ाई किया, सब चीज अवेलेबल था, किसी के लिए रुका हुआ थोड़े था कि वो खाली रोमन सैनिक के लिए, उसको मैं भी यूज कर सकता है, उसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन सभी लोगों में ऐसी जागरूकता नहीं है। कुछ लोग स्मार्टफोन यूज ही नहीं करते हैं, या यूज भी करेंगे बस उतना ही है कि अपना यूट्यूब में कुछ वीडियो देख लिए, गाना सुन लिए, काम खत्म हो गया। ठीक है, इतना यूज है इसका, तो वो नहीं जानते हैं। आज देखिए, आज सारा गवर्नमेंट का सारा सर्विस, सब चीज ऑनलाइन, सब चीज ऑनलाइन हो गया है। अभी तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब मुझे तो कभी कभी बड़ा ही अजीब लगता है सोच के कि आज बिहार के गवर्नमेंट स्कूलों के लिए इतनी बढ़िया ऑनलाइन सिस्टम चल रही है, सारा उनका डेटा, सब चीज़ ऑनलाइन होता है, सारा उनका टेस्ट का रिजल्ट अपलोड करना है ऑनलाइन, सारा मार्क्स ऑनलाइन, उनका सारा कुछ ऑनलाइन, स्कूल में क्या हो रहा है, डेली का अटेंडेंस, टीचर का अटेंडेंस, बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट, सारा चीज़ मतलब इतना तो मुझे नहीं लगता है किसी बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में भी नहीं होता होगा जितना बढ़िया गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है। तो ये जो है, अब इसका लेकिन लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज भी कुछ ऐसे टीचर्स हैं, टीचर्स को देख लीजिए, शिकायत कर रहे हैं हम ऑनलाइन नहीं बनाएंगे अटेंडेंस, हम ऑनलाइन नहीं बनाएंगे। आज भी प्रोटेस्ट करने पे लगे हुए हैं कि ऑनलाइन ये ठीक नहीं है बनाना, अटेंडेंस भी अब ऑनलाइन बनेगा। अभी तो सिर्फ ऑनलाइन हो रहा है, बायोमेट्रिक होने जा रहा है, कुछ दिन में बायोमेट्रिक लॉन्च करेगा, और टैब देगा इनको टीचर्स को, और कहेगा कि आप टैब से ही सारा एक्टिविटी, बच्चों को उसमें मटेरियल भी बनाइए जो आप सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए वो करते हैं, और उसकी भी चेकिंग होगी ऑनलाइन। तो ये डिजिटल डिवाइड का मतलब है कि ऐसे लोग, एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी, मोबाइल का, और इस पर सारी सुविधाएं। देखिए गवर्नमेंट की सारी, कोई भी आपको कागज़ बनवाना होता है, कोई भी चीज़ अप्लाई करना है, सारा चीज़ आज मोबाइल से। आज हमको सिंपल देखिए कि बिजली का अगर स्मार्ट इससे ऐप से रिचार्ज हो जाता है, मुझे कहीं बिजली ऑफिस पेमेंट करने के लिए ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट में यहाँ अपना ऐप खोला, उसमें रिचार्ज कर दिए, बिजली का मेरा हो गया। कोई भी चीज़ है आप मोबाइल में, और गवर्नमेंट का कोई भी पेपर, आपको किसी तरह का सर्टिफिकेट बनवाना है, कुछ बनवाना है, सारा चीज़ मोबाइल में। लेकिन फिर भी देखिए बहुत से लोग जाके वहाँ लाइन में लगे रहेंगे, भीड़ में, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो ये जो इसी चीज़ को कहते हैं डिजिटल डिवाइड, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डिजिटल टेक्नोलॉजी का सब आइडिया है, वो यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट। आज देखिए हमारे फादर जो कि आप समझिए 76-77 ईयर्स ऑफ एज के हैं, एंड ही इज यूजिंग मोबाइल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। मतलब अब ज़्यादातर चीज़ें वो अपना मोबाइल से करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो व्हाट्सएप वगैरह भी यूज़ करना, जो सब आप सोचिए कि टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल है, और उनको व्हाट्सएप यूज़ करना नहीं आता है, बाकी चीज़ तो क्या करेंगे।
और जबकि बहुत से ऐसे लोग हैं, मेरे फादर तो मैं कहूँ कि मतलब बहुत ही इस मामले में पिछड़े हुए हैं, मतलब बहुत से उनके एज के लोग तो मतलब बहुत कुछ अपना कर रहे हैं मोबाइल से स्वयं। बट यस, माय फादर ऑल्सो ही, उनका जितना ज़रूरत का चीज़ है वो सब कर लेते हैं मोबाइल से, स्मार्ट ऐप से सारा अपना, इसी में न्यूज़ देखते रहेंगे, यूट्यूब देखते रहेंगे, अपना कुछ ऑर्डर है क्या है नहीं है सब अपना ही मैनेजेस। तो यही है डिजिटल डिवाइड, कि देश के बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों का अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ जानकारी नहीं इस तरह का, या बहुत ही कम जानकारी। तो इसी चीज़ को कहते हैं डिजिटल डिवाइड, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस का कमी। और इसी को सिखाने के लिए तरह तरह का सरकार भी प्रोग्राम चलाते रहती है टीवी पर, या बहुत तरह का एक चैनल है डेडिकेटेड इसी के लिए, जो खाली इस तरह के टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं। उस चैनल को, वो टीवी पर आता है एक चैनल जो सिर्फ ये सब टेक्नोलॉजी, मोबाइल, ये सब ऐप वगैरह कैसे यूज़ करें सारा चीज़ सिखाता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि दीज इंडिजिनसली क्राफ्टेड प्लेटफॉर्म्स, यानी ये जो हमने सिस्टम बनाया है अपने देश में ऑनलाइन लर्निंग का, स्वयं हो, स्वयं प्रभा हो, स्वयं प्लस हो, ये इन्होंने जो डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में उसको भरने का काम किया है, वो जो फर्क है उसको खत्म करने का काम किया है। यानी कि जो लोग को अवेयरनेस नहीं भी है नई टेक्नोलॉजी का, आईटी का, ऑनलाइन का, उनको ये चीज़ें सिखाया जा रहा है और लोग इस्तेमाल करें। एंड अचीविंग द कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ NEP। कार्डिनल मतलब सबसे महत्वपूर्ण, प्रिंसिपल्स ऑफ NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उस दिन भी मैंने आपको कहा था NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 में आया था, ये 2021 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस समय पूछा भी गया था एग्जाम्स में इसके बाद। तो ये जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं NEP के, क्या है? एक्सेस, एक्सेस मतलब पहुंच होनी चाहिए, मिलना चाहिए। अब शिक्षा मिलेगा ही नहीं तो लोग सीखेंगे कहाँ से? तो ये एक्सेस यानी ऑनलाइन है। अब ये तो कोई नहीं कि हमको स्कूल नहीं जाने को मिल रहा है, हम स्कूल अच्छे नहीं है, आपको सारा चीज़ मोबाइल में, टीवी में मिल रहा है। आप कहीं भी रहिए, अब गाँव में रहिए, कहीं भी रहिए, आपको अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन आपके टीवी में, आपके मोबाइल में अवेलेबल है। तो ये अब आज नहीं कह सकते हैं कि हमको मिल नहीं रहा है। तो एक्सेस है। इक्विटी यानी सबको मिल रहा है जैसा जिसको ज़रूरत है। आज मैंने कहा कि एजुकेशनल चैनल्स आ रहे हैं, वो क्लास 1 के लिए भी है, क्लास 2 के लिए भी है, और वो PhD वालों के लिए भी है, हर लेवल के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, सबके लिए दिया गया है। और उसमें उसी तरह का, जैसे क्लास 1 के लिए तो उसको उसी तरह से कार्टून के माध्यम से, हंस बोल के, उस तरह से करके सिखाया जाता है बच्चों को, जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। और मीडियम क्लास के, हाई क्लास के या बड़े, और जैसा जिसको ज़रूरत है उस तरह से ही उसको सिखाया जाता है। इक्विटी एंड क्वालिटी, हाँ उसमें क्वालिटी भी है, अच्छी क्वालिटी का है, सिखाया जा रहा है। तो ये कह रहा है कि ये जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया ऑनलाइन लर्निंग का, ये हमारे बच्चों में, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके बीच के ये डिजिटल डिवाइड है उसको भर रहा है। उनको हर तरह का टेक्नोलॉजी का अवेयरनेस करा रहा है और उन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा रहा है, चाहे वो कहीं भी हो, और चाहे वो साधारण बैकग्राउंड, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी, मतलब कोई इसमें किसी तरह का ये भेदभाव नहीं है भाई। टेलीविज़न पर है, मोबाइल पर है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि इसके लिए बहुत कोई हाई फाई टेलीविज़न खरीदने का ज़रूरत है। ये आपके पुराने जो बड़े वाले टीवी होते थे उन पर भी आप देख सकते हैं। नए टीवी तो छोड़िए, क्योंकि इसमें कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं। छतरी लगाया, उससे अपना जोड़ा, देखना चालू, इसमें कोई ऐप का ज़रूरत नहीं है देखने के लिए। साधारण टीवी कोई भी हो, सब में चलता है और हर जगह अवेलेबल हो। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हम शहर में नहीं हैं, हम यहाँ हैं। आप जंगल में रहिए, पहाड़ पर रहिए, कहीं भी रहिए, छत्तीसगढ़ के सबसे अंदर इलाके में रहिए, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। उत्तराखंड में रहिए, पहाड़ों में, वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री, अच्छा हाई क्वालिटी का। तो ये चीज़ है कि ये 3 जो सिद्धांत हैं सबसे महत्वपूर्ण न्यू एजुकेशन पॉलिसी की एक्सेस मतलब सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि हाँ जो इनके पास ये फैसिलिटी है उन्हीं को मिल रहा है, नहीं, सबको।
जो भी चाहता है वो उसको मिलेगा। सबको एक्सेस है, इक्विटी यानी कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। मैं तो यही बोला आपको कि इसमें ये भी नहीं है कि आपको, मैंने आपको इसीलिए बोला कि आप गांव में इसको लगा लीजिए, आपको रिचार्ज की भी जरूरत नहीं कि हमको मंथली, बहुत लोग के लिए भाई मंथली 400-500 का रिचार्ज कराना भी बहुत लोग को सोचना पड़ता है, हर तरह के लोग हैं देश में। तो गवर्नमेंट ने तो आपके लिए इतना कर दिया है कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज की जरूरत नहीं, आप फ्री में देखिए और जिंदगी भर फ्री, कोई चार्ज नहीं। तो एक्सेस हो गया, इक्विटी हो गया एंड क्वालिटी, और क्वालिटी तो है ही, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का सब टीचर्स होते हैं, हाई क्वालिटी के प्रोफेसर्स होते हैं। तो ये चीजें ये कर रहे हैं। तो स्वयं हो गया, ठीक है। उसके बाद स्वयं प्रभा हो गया। देखिए स्वयं प्रभा DTH, डायरेक्ट टू होम सेटेलाइट टीवी, कंप्राइजिंग 48 DTH चैनल्स, ये UG PG के लिए है स्वयं प्रभा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। फिर स्वयं प्लस, उसके बाद अब आ गया है PM ई विद्या, PM ई विद्या, देखिए नीचे है, हाँ PM ई विद्या इनिशिएटिव। इसमें जो है लगता है कि 150-200 चैनल लॉन्च हो गए हर क्लास के लिए, हर स्टेट के, ठीक है, प्राइमरी से लेके हाई स्टडीज तक उसके लिए। इनफैक्ट देखिए यहाँ पर IIT एम्स की भी तैयारी कराते हैं, प्रोग्राम ऐसे ऐसे हैं उसमें। तो ये कह रहा है आगे कि वे ने टॉपिक है इसमें, वे फॉरवर्ड इन एजुकेशन 7.67 पैराग्राफ 7.67। तो यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई है, कहने का मतलब है कि एजुकेशन पर सरकार ध्यान दे रही है। पिछली सरकार दे रही थी, कांग्रेस सरकार ने बल्कि इसमें काफ़ी काम किया है, और मोदी सरकार ने भी बहुत काम किया है। ये मैं कहूँगा दोनों सरकारों ने, कांग्रेस सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया था, और अभी मोदी सरकार भी इस पर उसको और आगे बढ़िया से ले जा रही है। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया मेकिंग हेडवे इन R&D, रिसर्च इन डेवलपमेंट। कह रहे हैं कि इंडिया जो है अभी रिसर्च और डेवलपमेंट पर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो देखिए अब एक और बात आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों होता है, क्यों किया जाता है? ताकि कुछ नया खोज सके, नई टेक्नोलॉजी, कोई नया सॉल्यूशन, कोई नया तरीका, कोई नई चीज की खोज की जाती है रिसर्च और डेवलपमेंट के द्वारा। अब भारत जो है IT को अगर खाली छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर क्षेत्रों में काफी पिछड़ा हुआ है वर्ल्ड के डेवलप्ड कंट्रीज। क्यों? कारण ये है कि हमारे यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। एक कारण उसका ये हम कह सकते हैं कि भाई हमारी आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी पहले, हमारी चिंता ज़्यादा इसी में होती है कि लोगों का पेट कैसे भरा जाए, सभी लोगों को बेसिक फैसिलिटी कैसे दिया जाए। तो हम रिसर्च वगैरह पर बहुत ज़्यादा फोकस या बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी पॉपुलेशन है कि उसकी ही बेसिक ज़रूरतों का ध्यान रखने में हमारा ज़्यादातर बजट का हिस्सा खर्च हो जाता है। तो रिसर्च डेवलपमेंट इन सब के लिए सोचना हमारे लिए, और उस पर ज़्यादा खर्च करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ आप लोगों की भी मानसिकता देखिए, एक समय था, और मैंने देखे हैं ऐसे लोगों को जो रिसर्च करने के लिए हर चीज़ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। वो उनको कोई विशेष फैसिलिटी की ज़रूरत नहीं होती थी, और वो रिसर्च करना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर वो रिसर्च की भावना होती है। और आज लेकिन बहुत परिस्थितियां बदल चुकी हैं।
आज देखिए कि आप एक सरकारी चपरासी भी बिना अच्छे फैसिलिटी के नौकरी नहीं करना चाहता है। वो चपरासी भी है तो भी सोचता है कि मैं ऊपरी कितना कमा लूं, और अफसर से ज़्यादा तो चपरासी ही कमाते हैं, सच्चाई है। तो कोई आज बिना ज़्यादा पेमेंट के, ज़्यादा सैलरी के, ज़्यादा फैसिलिटीज़ के काम नहीं करना चाहता है, तो रिसर्च कोई क्यों करना चाहेगा? और इतने पैसे सरकार के पास नहीं है कि सबको बहुत अच्छा पैसा देते रहे। तो इसलिए निश्चित है, आज देखिए मैं देखता हूँ इतना चेंज आ गया है। आईआईटी बच्चे सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि अच्छा नौकरी लग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, जबकि आईआईटी इसके लिए नहीं बने थे। आईआईटी नेहरू जी ने इसीलिए इस्टेब्लिश किए थे ताकि देश रिसर्च करके आगे रहे टेक्नोलॉजी के फील्ड में। आईआईटीज को रिसर्च के लिए बनाया गया था। जिस तरह आज वर्ल्ड का एमआईटी फेमस है कैलिफोर्निया का, उसी मॉडल पर आईआईटी को बनाया गया था कि इंडिया में भी उस तरह का रिसर्च होगा और लोग आगे। लेकिन आज आईआईटी क्या बन गया है? नौकरी का अड्डा, टॉप क्लास नौकरी का अड्डा। ठीक है, तो बच्चों में ही अवेयरनेस नहीं है, और ऐसे खैर बहुत ज़्यादा वो होता भी नहीं है, कुछ ही लोग होते हैं जिनमें इस तरह की होती है सोच। जैसे एक समय कलाम, आज मिसाइल मैन, और मिसाइल टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया इंडिया का कि आज दुनिया में कम से कम अच्छा नाम लेने लायक हो गया इंडिया। आज अगर आप कहिए मिसाइल में हमारा अच्छा नाम लेने लायक है वर्ल्ड में, तो किसका है? कलाम की बदौलत। कलाम और बहुत से और भी लोग थे, लेकिन मेन उसमें कलाम थे। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो कि कलाम ने इसीलिए एक समय मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज का आईआईटी चेन्नई, जिसको बना दिया गया बाद में आईआईटी, वो मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज एक समय ज्वाइन इसीलिए उन्होंने किया था कि वो कुछ नया रिसर्च करना चाहते थे, कुछ बनाना चाहते थे। आज के इंजीनियर बनाएगा क्या? उसको अपना सिलेबस ही नहीं पढ़ा रहता है, वो बनाएगा क्या? वो अपना सिलेबस ही नहीं पढ़ा रहता है। ठीक है, तो इंजीनियर का मतलब होता था कि कोई नया जो बनाए, कुछ नया टेक्नोलॉजी दे। आज सब खत्म हो गया, खाली नौकरी, सब जाके कॉल सेंटर में नौकरी, और यहाँ पब्लिक पीआर का जॉब करिए, वहाँ करिए, इतना ही हो गया। सो रिसर्च और डेवलपमेंट में तो फिर हमारे सामने क्या दिक्कत आती है कि हमारा टेक्नोलॉजी पिछड़ा हुआ है। हम फिर दूसरे देशों से मदद मांगते रहते हैं। आज देखिए हम राफेल खरीद रहे हैं, जेट खरीद रहे हैं देशों से, और देश बेचने के लिए हमको लगा हुआ है। बीच में लोग कमीशन यहाँ खा रहा है, अधिकारी सब, कि राफेल खरीदें, कि क्या F-16 खरीदें, कि क्या खरीदें। हम हर चीज़ हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। इजराइल से हम खरीदते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी। इजराइल कितना छोटा देश है, लेकिन उसका जो डिफेंस टेक्नोलॉजी का है वो वर्ल्ड का सबसे लीडिंग, उससे हम खरीदते हैं डिफेंस का टेक्नोलॉजी। जेट वगैरह जो है, आपको पता है, फाइटर एयरक्राफ्ट हम भी अब डेवलप करने लगे हैं, लेकिन अभी भी हमने खरीदे, जैसे राफेल खरीदा फ्रांस से, पहले F-16 खरीदते थे अमेरिका से, या सुखोई मिग वगैरह रशिया से। तो क्यों नहीं हम अपने यहाँ डेवलप करते हैं? मेक इन इंडिया का इतना हल्ला किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सब देशों ने मना कर दिया। शुरू में बहुत सब ने कहा, देखा कि भाई मार्केट है इंडिया बड़ा, उसको नाराज कैसे कर, मना कैसे कर सकते। तो जब मोदी ने यहाँ बड़ी बड़ी बात कही तो सब कह दिए हाँ 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 करेंगे, हम लोग साथ में बनाएंगे बनाएंगे। लेकिन जब मोदी भी है कि तो पक्का करवा लेता है, जब पक्का कराने लगा तो सबने हाथ खींच लिया कि भाई कैसे करेंगे आपके यहाँ। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, आप अभी मेंटेनेंस का काम करिए ना, उसी में खुश रहिए। आप खरीद लीजिए और उसको मेंटेनेंस कम से कम अपना करना सीखिए, नहीं तो मेंटेनेंस के लिए भी बाहर से लोग को बुलाना पड़ता है। जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं, उसका सर्विसिंग के लिए जाते हैं सर्विस सेंटर पर, तो यहाँ सर्विसिंग भी होना, वहाँ उसके लिए भी बाहर से बुलाना पड़ता है। तो इन लोगों ने कहा कि कम से कम अपना सर्विसिंग तो करना सीखिए, बनाना तो बात की बात। सब ने, लास्ट में रसिया ने, जो कि सबसे अंतिम में हाथ छोड़ा रसिया ने। फ्रांस वगैरह तो पहले ही मना कर दिए थे, पहले बहुत हो गया, हाँ हाँ होगा होगा होगा, धीरे धीरे जब सच्चाई आने लगी तो हट गए। लास्ट में रसिया ने भी कहा था, रसिया भी धीरे से फिर धीरे धीरे साइड हो गया कि क्या करें।
तो क्योंकि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है नहीं, बच्चे खाली नौकरी पर उनका ध्यान है, रिसर्च करने पर ध्यान, तो टेक्नोलॉजी नहीं कहाँ से आएगी। तो उसके लिए सरकार ने भी अपना कहा कि भाई अब हम खर्च वर्च नहीं बढ़ाएंगे तो बच्चे भी अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनको अट्रैक्ट करना जरूरी है। आज देखिए कि जैसे MBBS डॉक्टरी करते हैं, MBBS करके कोई गांव नहीं जाना चाहता है, कोई छोटे जिले में, कोई छोटे शहर में नहीं पहुंचा, सब चाहता है कि मेरा बड़े शहर में, राजधानी में पोस्टिंग हो जाए। गांव कोई जाना नहीं चाहता है, तो हॉस्पिटल तो सरकार बना देती है गांव में, लेकिन वहाँ डॉक्टरे नहीं कोई पहुँचता है, कंपाउंडरे वहाँ डॉक्टर बने रहते हैं। तो कंपलसरी कर दिया अभी बीजेपी सरकार ने कि 1 साल सबको गांव में सर्विस करना पड़ेगा, अगर डिग्री चाहिए, नहीं तो डिग्री नहीं मिलेगी। पहले ही बॉन्ड साइन करना पड़ता है कि आपको 1 साल के लिए आपको गांव में सर्विस करना ही पड़ेगा कम से कम। तो हर जगह यही हाल है, लोग कोई भी आज, तो सही बात है, कुछ तो लोगों में सोच भी खत्म हो गई है, देश के प्रति कोई सोच नहीं है, खाली अपनी सोच, अपना पैसा कैसे कमाएं, अपना ये कैसे करें, अपना बच्चा को कैसे हाई फाई स्कूल में पढ़ाएं, बाकी बच्चे का जो हो सो अपना समझे। कोई आज न कोई जाना चाहता है गांव में टीचर, न कोई डॉक्टर, न कोई अफसर, कोई नहीं जाना चाहता। कैसे चलेगा देश हमारा, जो है 6 लाख गांव है हमारे देश। तो रिसर्च डेवलपमेंट का भी IIT किया तो सब विदेशी जाना चाहता है, इंडिया में कोई रहना नहीं चाहता है। IIT कर लिया, कोई यहाँ नहीं रहना चाहता है। तो मोदी ने सबको तो अट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी तरह, क्या करे, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए तो मोदी ने सैलरी वगैरह ज़्यादा ऑफर किया, रिसर्च वगैरह पर फैसिलिटी अभी देखिए सबको चकाचक कर दिया। डॉक्टर देखिए यहाँ काम नहीं करते थे, सारे हॉस्पिटल में व्यवस्था, सब डॉक्टर को AC लगा दिया। सबसे ज़्यादा डॉक्टर AC के लिए परेशान रहते हैं, AC नहीं है चैम्बर में, गर्मी में कैसे काम करे। मैंने देखा है हल्ला करते हुए लोगों को, AC अगर किसी दिन रुक गया तो सबके चैम्बर में AC लग गया। अब डॉक्टर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं, सब जगह व्यवस्था, साफ सफाई है, हॉस्पिटल बढ़िया, बिजली व्यवस्था, इंटरनेट, कंप्यूटर, AC सब लग गया। देखिए सब चकाचक काम कर रहे। वही हाल हर जगह, DRDO में वही हाल था। DRDO में तो पहले से फैसिलिटी था, लेकिन कोई फिर भी सब जाके AC में सोए रहते थे, खाली ड्यूटी पर जाते थे, सो जाते थे सोफा पर। तो सब जितने रिसर्च के जगह हैं, तो वहाँ सब जगह फंडिंग दे रहे हैं, सब तरह का खर्च कर रही है सरकार, तो धीरे धीरे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो वही है कि खर्च करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखता है यहाँ पर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन मतलब समथिंग न्यू, इनोवेशन, प्रोग्रेस एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी इन एन इकोनॉमी। तो कह रहा है कि इकोनॉमी में इनोवेशन होता है, प्रोग्रेस होता है, या प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, किसके कारण, रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण। देखिए 7.71, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 771 पैराग्राफ, इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस। हाँ बोलिए। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है? अच्छा, तो दूसरे वाले नंबर पर कॉल करिए। हाँ तो सेवन 7.71 में देखिए कि कह रहा है कि इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन R&D। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को शॉर्ट में R&D लिखते हैं, बोलते हैं R&D। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडिया इज मेकिंग रैपिड प्रोग्रेस इन R&D with nearly 1 lakh patents granted in financial year 24।
कंपेयर्ड टू लेस देन 25,000 पेटेंट्स ग्रांट्स इन FY20। देखिए प्रोग्रेस हमारा देखिए कि फाइनेंशियल ईयर 24 यानी लास्ट ईयर में लगभग 1 लाख पेटेंट हमारे देश में दिए गए हैं लोगों को, और जबकि 20 में फाइनेंशियल ईयर 20 में मात्र 25,000 पेटेंट। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ प्रोग्रेस हुआ है। अकॉर्डिंग टू WIPO आपको बताए थे, हम लिखवाए थे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, WIP से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, WPO। इसको लिखना है क्या ये सब? हाँ हाँ हाँ, 2-4 लाइन ये जो है इसको 2 लाइन लिख लीजिएगा, ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। अकॉर्डिंग टू WIPO, India saw the highest growth in patent filings in 2022, 31.6%, यानी कि पेटेंट फाइल करने में साल 2022-23 में 32% का ग्रोथ हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिंग इट्स इवॉल्विंग इनोवेशन लैंडस्केप एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर ग्रोथ इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन। यानी कि ये दिखाता है कि हमारे अंदर इनोवेशन का कितना एक क्लाइमेट एक उस तरह का माहौल बन चुका है कि सब लोग नया चीज कुछ करना चाह रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी डेवलप, नया कोई तरीका ढूंढना चाह रहे हैं। एंड पोटेंशियल फॉर फर्दर ग्रोथ, और इसमें और आगे जाने की संभावना है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको बताया था, अपने दिमाग, अपनी जानकारी, अपनी कला, अपने इस्तेमाल करके कुछ नया पैदा करना, इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई लेखक कोई नई किताब लिख रहा है, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई मैकेनिक कोई नया तरीका से रिपेयर का ढूंढ रहा है, वो भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई कारपेंटर कोई नया ढंग का कोई चीज बना रहा है, वो भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो कोई रिसर्च करके नई टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है, वो भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई नया म्यूजिक बना रहा है बढ़िया, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कोई नया पेंटिंग बना रहा है, वो भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंडिया हैज कंसिस्टेंटली इंप्रूव्ड इट्स रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। नोट कर लीजिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, हाँ, फ्रॉम नहीं 81st पोजीशन इन 2015 टू 40th इन 2023। लास्ट ईयर जो है 40वें स्थान पर है, जबकि हाँ 40 पूछा जाएगा। एज पर GII, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसको आप नेट से देख लेंगे कि ये GII कौन डेवलप करता है, यहाँ नहीं दिया गया है, आप इसको सर्च कर लेंगे कि ये कौन बनाता है GII, ऐसे आगे हो सकता है कहीं मिल ही जाएगा। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, अभी 40वीं है लास्ट ईयर। ऑन द ह्यूमन रिसोर्स साइड, total PhD enrollment in India has increased to 81.2% in FY22 from FY15। टोटल PhD में जो एडमिशन जो होता है तो वो अब बढ़ गया है, लास्ट ईयर FY22 में रहा 2 लाख 2.25 लाख के आसपास, जबकि वो FY15 में मात्र 1 लाख, यानी डबल हो गया 6-7 सालों में। The gross expenditure on R&D in the country has been consistently increasing and has more than doubled from 60,000 crore in FY11 to 127,000 crore in FY21। 10 सालों में, यानी साल 10-11 से 2010-11 से 2021-22 में डबल हो चुका है खर्च जो रिसर्च R&D पर किया जाता है सरकार के द्वारा। यानी 10-11 में लगभग 60,000 करोड़ था इस पर, और 21-22 में 127,000 करोड़ खर्च किया जा रहा है। नीचे आपको ये टेबल भी बनाया गया है, चार्ट 7.8, जो इसको दिखा रहा है।
सर ये भी पूछेगा क्या? नहीं, ये पूछेगा नहीं, ये आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये आपको कहीं भी मेंस में या इंटरव्यू में पूछा जाता है, वहाँ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ जानकारी की चीज़ है। और नेक्स्ट जो है देखिए 7.72 में आ जाइए, यहाँ से भी देखिए आ सकता है। एज ए मार्क ऑफ इंडियाज एसेंट इन हाई क्वालिटी रिसर्च द कंट्री क्लाइम्ड अप टू 9th रैंक इन द नेचर्स इंडेक्स। ये नेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है वर्ल्ड की, हम लोग कभी कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। साइंस की मैगजीन है नेचर, वर्ल्ड की टॉप मैगजीन है साइंस के फील्ड में। उसके द्वारा बनाया हुआ इंडेक्स है नेचर्स इंडेक्स, जिसमें लास्ट ईयर इंडिया 9वें स्थान पर था, हाई क्वालिटी रिसर्च। तो ये आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना है। देखिए ये सब है बोलने में, आपका कहीं लिखिएगा बोलिएगा तो आपको बहुत पॉइंट्स दिलाएगा, नंबर दिलाएगा। तो ये सब नोट कर लीजिएगा एक एक लाइन, ठीक है। एक मिनट, 66 67। देखिए नीचे जो है लिंक दिया हुआ है 67 में, जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का मैंने आपसे चर्चा किया, तो वो नीचे 67 नंबर लिंक में दिया हुआ है। वो वेबसाइट को खोलिएगा डाल के, ठीक है। यस तो सर। आपको ये एक्चुअली पीआईबी का रिलीज है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो सरकार की तरफ से जो भी ऑफिशियल न्यूज़ जारी करता है, तो पीआईबी का ये रिलीज है, ये जारी किया हुआ न्यूज़ है। तो ये tinyurl.com एक आजकल का ये है तरीका है छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को वेब पर शेयर करने का, tinyurl.com। तो उस पर एक ये पेज है, तो उसको खाली tinyurl.com/2w2zuefr करके डालिएगा तो वो खुल जाएगा आपका। तो उसमें आपको मिल जाएगा सारा ये आर्टिकल मिल जाएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाला कौन बनाता है, क्या करता है, इन्फॉर्मेशन वहाँ से आप ये कर लीजिएगा। 67 नंबर लिंक इसमें नोट कर लीजिए देखने के लिए। अब यहाँ देखिए हम लोग अभी नीचे देख रहे थे नेचर्स इंडेक्स। खैर जैसे देखिए इसमें आगे एक बात जानने की है, देखिए नेक्स्ट लाइन क्या कहता है। इंडियाज शेयर ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च आर्टिकल्स increased by 44% from 1039 to 1494, यानी 1000 से 1500 हो गया पिछले 4-5 सालों में। However, India's share remains significantly lower compared to above 20,000 share of China and US each। हम अभी 1000-1500 में ही खेल रहे हैं। चाइना कहाँ है? 20,000 से ऊपर। यूएस कहाँ है? 20,000 से ऊपर। यानी साल भर में इनमें 20-20 हज़ार से ज़्यादा रिसर्च आर्टिकल छपते हैं और हम अभी 1000-1500 पर खेल रहे हैं। तो फर्क देखिए आप, फर्क देखिए कहाँ है और हम कहाँ हैं रिसर्च के फील्ड में। हमारे देश में इतना बड़ा देश है, चाइना के बराबर पॉपुलेशन है, साल भर में 1500 हम रिसर्च आर्टिकल छापते हैं, और चाइना जो है वो 20,000 छापता है, अमेरिका जो 20,000 छापता है। तो फर्क होगा नहीं टेक्नोलॉजी में, लेवल में उसके। तो और हमें इसमें करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसी चीज़ को नीचे देखिए चार्ट में दिखाया है। नीचे जो आपका है चार्ट 7.9, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ बिल्कुल पहले ही कॉलम में सिमटा हुआ है नीचे, जबकि ऊपर चाइना वगैरह कहाँ पहुँचे हुए हैं, 20,000 के पार। ये नेचर इंडेक्स का बना हुआ है चार्ट।
7.73 में एक लाइन लिख लेंगे, इसको भी 7.73 का जो है लिख लेंगे। हाउएवर इंडियाज R&D इन्वेस्टमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ GDP stands at 0.64% compared to China 2.41% and US 3.47% and Israel 5.7%। देखिए इजराइल का सबसे हाई, यानी अपने जीडीपी का कितना परसेंटेज वो R&D पर खर्च करता है कोई देश, ये बता रहा है। तो जीडीपी का हम मात्र 0.64% करते हैं रिसर्च डेवलपमेंट, जबकि चाइना 2.5% करता है, यूएस 3.5% करता है और इजराइल 5.6 5.7% करता है, सबसे हाई है। इसीलिए देखिए इजराइल टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी आगे है। हम इतना बड़ा देश हो के डिफेंस का सारा टेक्नोलॉजी हम खरीदते हैं इजराइल से, जो एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, मोरोवर, अब ये तो गवर्नमेंट के बारे में हो गया। आगे देखिए इसमें, मोरोवर द प्राइवेट सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू R&D रिमेन्स लो एट 36.4% ऑफ कंट्री GRD कंपेयर टू चाइना 77%, यूएस 75%। यानी ये जो R&D पर खर्च होता है तो सरकार की बात कर रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर कितना खर्च करता है? प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ मात्र 36% करते हैं, जबकि चाइना में 77% करते हैं और अमेरिका में 75%। खैर, इसका कारण है कि वहाँ प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डेवलप्ड है, हमारे यहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा है, उतना प्राइवेट सेक्टर नहीं है। लेकिन फिर भी एक और यहाँ समझने की बात है 7.74 में। देखिए कह रहे हैं कि टू बेटर ट्रांसलेट GERD टू रिसर्च आउटपुट, द लिंक बिटवीन हायर एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। यहाँ ये कह रहे हैं कि ठीक है, हम खर्च तो कर रहे हैं रिसर्च पर, लेकिन उसका हमें आउटपुट भी तो मिलना चाहिए। कि हम खर्च ही किए जा रहे हैं और लोग खाली खा पी के और आराम कर रहे हैं, बढ़िया फैसिलिटी ऐसी दे दिया, सो रहे हैं और खा पी के मस्त टाइट। नहीं, काम भी तो मिलना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि जो GERD हुआ, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D, यानी कितना टोटल खर्च कर रहे हैं R&D। तो कह रहे हैं टू बेटर ट्रांसलेट GERD टू रिसर्च आउटपुट, मतलब इतना जो खर्च कर रहे हैं उसका आउटपुट भी तो हमें मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा? द लिंक बिटवीन हायर एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च मस्ट बी स्ट्रेंथेंड। यानी कि हायर एजुकेशन का मतलब है कि जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जो भी प्रोफेशनल कॉलेज हैं, उनके और इंडस्ट्री यानी जो भी कंपनीज प्रोडक्शन में है, उनके बीच में लिंकेज होना चाहिए। आज देखिए, आज कॉलेजेस का कोई लिंक ही नहीं रह रहा है। बच्चे अपना खाली पढ़ते रहते हैं कॉलेज में, डिग्री पूरा हो गया तो फिर नौकरी की तलाश में भटकते हैं। इंजीनियरिंग के समय कंपनियों में जाके देखना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या करना होगा, ये सब खत्म। पहले कम से कम एजुकेशनल टूर होता था, विजिट होता था कंपनीज में जाके लोग, हाँ, इंडस्ट्रियल विजिट वगैरह होता था, देखते थे लोग कि हाँ कैसे काम होता है, क्या काम होता है, उनसे इंटरेक्ट करते थे, सीखते थे बच्चे। अभी सब गायब हो गया है, खाली डिग्री दे दो, उसके बाद अपना जॉब के लिए भटकता रहे बच्चा, यही रह गया है। तो ये हायर एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड रिसर्च, और साथ ही साथ जैसे कई बार रिसर्च प्लेसेस पर भी ले जाते थे, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स थे वहाँ का भी विजिट होता था, ताकि बच्चे जाने कि आगे फील्ड में और क्या क्या है, जाके जो रिसर्च में जाना चाहें वो उसमें जा सकें। तो इनको हमें जोड़ना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमें आउटपुट बेहतर मिले रिसर्च डेवलपमेंट। अनदर चैलेंज इज लो लैंड टू लैब टाइम। होता क्या है, ये लैंड टू लैब नहीं, लैब टू, या जो कहिए, इसका मतलब क्या है लैंड टू लैब टाइम? कि हम लैब में डेवलप तो कर लेते हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका एप्लीकेशन में बहुत टाइम हो जाता है, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट होते होते बहुत समय बीत जाता है। तो ये भी हमको कम करना होगा। टेक्नोलॉजी आई कि हम उसको लागू कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें।
अब किसान के लिए कोई टेक्नोलॉजी आई है और अभी वो लागू ही नहीं होगा, अभी बहुत साल बाद लागू होगा, तो उसका फायदा तो हमें ये करना होगा कि जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो तुरंत जो है ज़मीनी स्तर पर हम उसको लागू कर सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें, ये भी चैलेंज। तो ये देखिए क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया डेवलप टेक्नोलॉजीज बट देयर ट्रांसफरेशन रेट फ्रॉम लैब टू द सोसाइटी फॉर बेनिफिट ऑफ द पीपल रिमेन्स लो। कह रहे हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं इंडिया में जो टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, लेकिन उनका लोगों के लिए समाज के फायदे में इस्तेमाल होने में बहुत कम हो जाता है, वो मतलब हो नहीं पाता है उतना, या बहुत समय हो जाता है, देरी हो जाता है, तो उसको हमें करना होगा। अब इसमें 7.75 में भी काफ़ी अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन चलिए कितना हम लोग थ्योरी डील करें। पहले लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ का, देखिए स्लोगन, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, ये मोदी ने जोड़ा है। जय जवान और जय किसान तो शास्त्री बोल के मर गए, उसके बाद जय विज्ञान जोड़ा था वाजपेयी जी ने, जय विज्ञान जोड़ा था अटल बिहारी ने, और अब मोदी ने इसमें जोड़ दिया जय अनुसंधान। अनुसंधान कहते हैं रिसर्च डेवलपमेंट। तो ये नारा जो है देश के लिए मोदी सरकार दे रही है। अब हम तो ये हमारा हो गया R&D टॉपिक हो गया। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है विमेन, सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास, यानी समाज में भी उनको बेहतर स्थिति मिले और उनका आर्थिक हालत भी, यानी अपना डेवलप सेल्फ डिपेंडेंट हो, पैसे कमाएं अच्छे। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ये सब देखिए लाइन अच्छे अच्छे आपको मैं बता रहा हूँ, ये इसको खाली मार्क कर लीजिएगा कि हमको कहीं मेंस में, आंसर में, एस्से में या बोलने में, इंटरव्यू में बोलिएगा तो धांसू इंप्रेस हो जाएगा, धड़ से नंबर देगा, आपको बड़ा अफसर बना देगा। देखिए 7.76 कहता है, इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। देखिए पहले आधा इतना है सेंटेंस, कह रहा है कि इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम विमेन्स डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट, यानी भारत जो है अब बदलाव आ रहा है भारत में। पहले हम महिलाओं के विकास की बात करते थे और अब महिलाओं के द्वारा विकास की बात कर रहे हैं, यानी ऐसा विकास जिसको महिलाएं लीड कर रही हैं। पहले क्या है, हम कहते थे महिलाओं का विकास करने की जरूरत है क्योंकि वो पिछड़ी हुई है। आज हम कह रहे हैं कि ऐसा विकास हो जिसको महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि आज वो आगे बढ़ चुकी हैं, हर क्षेत्र में काम कर रही हैं और उनके द्वारा किया हुआ काम हमें आगे ले जा रहा है। तो ये कह रहा है कि इंडिया इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम विमेन्स डेवलपमेंट टू वीमेन लेड डेवलपमेंट विथ द विजन ऑफ अ न्यू इंडिया, एक नए भारत की सोच है, कल्पना है, वेयर विमेन आर इक्वल पार्टनर्स इन द स्टोरी ऑफ ग्रोथ एंड नेशनल प्रोग्रेस, जहां महिलाएं पुरुषों की बराबर की भागीदार हैं देश के विकास में, देश के राष्ट्रीय विकास में। बदलाव, चेंजिंग, मूविंग। तो देखिए यही चीज गांधी ने भी किया था अपने समय। उन्होंने उस समय भी, जब देश का आंदोलन चल रहा था, उस समय देश के सामने क्या चुनौती थी कि अंग्रेजों को हटा के अपना सरकार लाना था और देश में सुधार करना था। तो वहां भी उन्होंने महिलाओं को एक आगे बढ़ के बराबर का हिस्सेदार, उन्होंने महिलाओं को कहा कि देखिए आप पीछे नहीं रहिए, आप पुरुषों के समान बराबर हैं और उसमें आप बराबरी से आपको भी हिस्सा लेना है। और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो हमारा देश आजाद हुआ। इंदिरा गांधी बच्ची थी, मात्र 12-13 साल की थी, 12 साल की थी, तब उनको एक वानर सेना उन्होंने बनाई थी, बच्चों की सेना थी जो कि जासूसी का काम करती थी। विश्वास नहीं कीजिएगा, इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस था क्योंकि बच्चों पर पुलिस शक नहीं करती थी,
बड़ों पर तो नज़र रखती थी लेकिन बच्चों पर नज़र नहीं रखती थी। तो बच्चे जो है मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे, या बहुत सारी चीज़ें अपने बैग में रख के पहुंचाते थे एक से दूसरी जगह, तो उन पर कोई शक नहीं करता था। तो ऐसा एक ग्रुप था जिसका नाम था वानर सेना, छोटे छोटे बच्चे, उनकी लीडर थी इंदिरा गांधी। तो ये लोग जब, क्योंकि बड़े लोगों को जेल में बंद कर देते थे, बड़े लोगों पर नज़र रखे रहते थे, तो उनको नहीं बनता था, तो ये छोटे बच्चे ऐसे समय में, तो छोटे बच्चों से महिलाएं भी, देखिए महिलाएं आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया, तो आज भी वही है हमारे सामने। आज हम कोई दूसरी सरकार का समस्या नहीं है, बल्कि आज हमें अपने डेवलपमेंट का चुनौती है, और उसमें भी महिलाओं को पुरुषों का बराबर का भागीदार बनना है। ठीक है, हमारी मैडम तो जरूर है, इतना हम कहेंगे। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि आज एक नए विकास की, नए भारत की कल्पना चल रही है, जिसमें कि महिलाएं भी पुरुष के बराबर की भागीदार बने। आज देखिए हर फील्ड में महिलाओं के लिए खोल दिया गया है, हर जगह महिलाएं। अभी देखिए, अभी हम देख रहे थे, इतना प्राइड फील हो रहा था। आप जिस समय फ़ोन किए शुरू में, तो उस समय मैं ओलंपिक्स का देख ही रहा था, हाइलाइट्स देख रहा था। तो बड़े स्क्रीन पर एक संजोग से ऐसा टाइम लिया गया है बड़ा स्क्रीन का कि जो ओलंपिक्स अभी चल रहा था, तो उस पर जो है अलग ही आनंद आ रहा था, हाई क्वालिटी में। और उसमें जो है मैं देखा, मनु भाकर का मैं शूटिंग देख रहा था, तो बहुत प्राइड फील हुआ कि देखिए क्या फर्स्ट क्लास शूटिंग की, और अभी ब्रॉन्ज मेडल दिलवाई, डबल ब्रॉन्ज। पहला जो है कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले, ये इतिहास बनाई मनु भाकर भी। ठीक है, नीरज चोपड़ा का मैं थ्रोइंग देखने से चूक गया, थोड़ा देर में वो निकल गया टाइम जो है, लेकिन इसका मैं संजोग से अभी देख रहा था, तो हाइलाइट्स दिखा रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि उसने कैसे सारा उसका शॉट दिखा रहा था, और उसने जो है डबल, एक इसी ओलंपिक में 2 मेडल जीता है, एक सिंगल अपना इंडिविजुअल और एक ग्रुप, मतलब 2 लोग का इसमें जो। तो ये भी एक उसका। एंड व्हेन शी वाज बीइंग गिवन द मेडल, आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि देखो आज कितनी अच्छी लड़की है, और 20 साल की है मात्र, और देखो ओलंपिक में देश को मेडल जिता रही है। तो दीज आर प्राउड मोमेंट्स। आज हर देश की देखिए कितनी, अब संजोग हुआ एक बेचारी विनेश फोगाट को सब डिस्क्वालीफाई कर दिया, बहुत ही गलत किया है, इंडिया के साथ पॉलिटिक्स किया गया है। वो गोल्ड जीत सकती थी इस बार, और उसको जो है पॉलिटिक्स में, और कुछ इसमें इंडियंस भी पॉलिटिक्स किए हैं। वो कंप्लेंट की थी कुश्ती संघ के खिलाफ, तो यहीं का जब सब जो है वो सब शिकायत करवा दी, 100 ग्राम एक्स्ट्रा वेट हो गए, उसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल गोल्ड मैच में जो है। इसके बारे में जान रहे हैं कि नहीं? इसके बारे में विनेश फोगाट जो है, जो पहले भी मेडल लाई थी इंडिया के लिए महिला कुश्ती में। हाँ, तो अभी जो है, नहीं अभी क्या हुआ उसके साथ कि वो फाइनल में पहुंची हुई थी, और गोल्ड मेडल इस बार जीत सकती थी। इससे पहले वो सेमीफाइनल में जो है वर्ल्ड चैंपियन को हराई, जिसको कभी नहीं हराया था कोई, जापान के रेसलर को। तो ये आउट ना हो गए, इसको चोट ना लगा बहुत कस के। किसको? इसकी कोई नाम ध्यान में नहीं, इसको चोट नहीं लगा था, ये इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया, क्योंकि इसका वजन जो है मेजर किया है, तो अपने कैटेगरी से 100 ग्राम फालतू उसका वजन हो गया था, उसके कारण उसको मैच से खेलने से मना कर दिया गया, और दूसरे को मेडल दे दिया गया। तो और इसको मतलब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मतलब पॉलिटिक्स हुआ है बहुत, क्या कहें, मतलब एटलीस्ट उसको, ठीक है अगर हारती भी तो उसको सिल्वर मेडल तो मिलता, लेकिन उसको सीधे डिस्क्वालीफाई, यानी बिना कोई मेडल के आउट कर दिया, और फिर उसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। हालांकि उसमें अभी उसका अपील चल रहा है उसके प्रति, लोग कह भी रहे हैं कि उसको सिल्वर कम से कम देना चाहिए था, ये क्या तरीका है। लेकिन उसको, और वो रात भर में उसको सब लगे हुए थे उसका वेट कम करने में। अब खैर जो हुआ है वो तो क्या बोले, लेकिन गोल्ड मेडल मैच में जाके और उसको डिस्क्वालीफाई कर देना, बड़ा ही कुछ गड़बड़ है इसके पीछे। विनेश फोगाट जो है, और उसका लास्ट था, इसके बाद वो अब खेल भी नहीं पाती, तो रिटायरमेंट उसने घोषणा कर ही दिया, क्योंकि लगभग उसको 20 साल हो गए थे। 2003 या 2001 में पहला वो जीती थी, आई थी ओलंपिक में। तो ये मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं का देखिए आज हर फील्ड में, चाहे उधर इसमें देख लीजिए बैडमिंटन में जो है
वो क्या नाम है उसका, पीवी सिंधु देख लीजिए, फर्स्ट क्लास। या इससे पहले नेहवाल थी, अब सिंधु बहुत अच्छा उसी तरह का कर रही है। या बहुत सारे फील्ड में देखिए महिलाएं अभी जीत रही हैं। मनु भाकर अभी देखिए लेटेस्ट शूटिंग में है, बिल्कुल यंग है। तो ये जो कह रहा है कि हाँ, देश के आपको डेवलपमेंट में, प्रोग्रेस में बराबर का हिस्सेदार बनना है, और उसके लिए सरकार कर रही है। देखिए आगे लिख रहा है इसमें, टू रियलाइज द क्लैरियन कॉल टू नारी शक्ति। कह रहा है कि नारी शक्ति के लिए ये जो मतलब एक हलचल है, क्लैरियन कॉल बोलते हैं हलचल, एक मतलब बड़ी मांग जो लोगों की तरफ से या होती है, टू नारी शक्ति। द गवर्नमेंट हैज मेड वेरियस लेजिस्लेटिव इंटरवेंशंस एंड इनेबलिंग प्रोविजंस टू इंश्योर विमेन्स पार्टिसिपेशन इन वेरियस प्रोफेशंस। कह रहा है कि सरकार ने नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कानून बना के हर तरह से हर फील्ड को आज महिलाओं के लिए खोल दिया है। आर्मी में देखिए महिलाओं को पहले कमीशन नहीं होती थी, अफसर नहीं बनती थी, वो कर दिया गया, सबसे बड़ा कदम था। आर्मी वाले नहीं तैयार हो रहे थे, बहुत करके, लेकिन टाइटली कहा कि नहीं, हर जगह। तो आर्मी में भी अब महिलाएं अफसर होने लग गई। एयर और नेवी में तो कर दिया था, लेकिन आर्मी में नहीं, पहले शुरू में किया था। तो आर्मी में या इस तरह हर पुलिस, आर्म्ड फोर्सेज में महिलाओं को हो गया, हर जगह, हर फील्ड में, और उनको लगाया जाएगा, मतलब वहाँ पर कमांडो में, सब जगह, और हर तरह के जॉब में महिलाओं के लिए। और फिर आप देख रहे हैं यहाँ तो आपको पब्लिक सर्विसेज में तो रिजर्वेशन, बिहार में तो लगभग 50% रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया जा रहा है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए देखिए कि कट ऑफ कम थोड़ा सा रहता है, या उनको बेहतर रिकमेंड किया जाता है इंटरव्यू वगैरह में। तो आज महिलाएं काफ़ी सेलेक्ट हो रही हैं। यूपीएससी में भी देखिए महिलाएं कितनी टॉप कर रही हैं, आईएएस टॉप कर रही हैं सब, और अच्छा काम कर रही हैं। देखिए सृष्टि देशमुख है, और कौन कौन लोग हैं, वो सब अच्छा काम कर रही हैं काफ़ी। तो दे आर डूइंग गुड वर्क। तो ये सरकार कह रही है कि हम लोग भी हर तरह के कानून बना के जो भी है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, नारी शक्ति को। देखिए 7.77 में फिर देखिए कह रहा है, इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। पिछले साल, हाँ ये भी याद रखने लायक बात है, पिछले साल G20 का जो हेड था इंडिया था। पिछले साल 2023 में G20 जो है उस ग्रुप का जो प्रेसाइडिंग कंट्री था वो इंडिया था, इसलिए इंडिया में G20 का सारा मीटिंग हुआ था लास्ट ईयर। तो G20 यहाँ देखिए पटना बिहार में भी हुआ था, कुछ आए थे लोग यहाँ। Also listed women-led development as one of its 6 priorities amidst rising global attention towards women workforce participation। देखिए कह रहा है कि दुनिया भर में अभी महिलाओं का भी मतलब वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन पर चर्चा है कि जितना पुरुष काम करते हैं महिलाओं को भी करना चाहिए बात। तो उसमें इंडिया ने इस G20 प्रेसिडेंसी में अपने विमेन लेड डेवलपमेंट को भी एक टारगेट रखा था, प्रायोरिटी रखा था। देखिए आपको पिछले अभी पूछा था ना इस बार की फीमेल का पार्टिसिपेशन रेशियो कितना है, क्वेश्चन भी आपके बीपीएससी में आया था। तो ये हमको फोकस करना है। विद द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, रेशियो नहीं दिया है, चर्चा किया है कि वर्ल्ड में इसका डिमांड है, ग्लोबल अटेंशन। वो आगे आपको आएगा, अभी यहाँ नहीं है, आगे मिलेगा। आगे के चैप्टर जब आएगा ना एम्प्लॉयमेंट वाला, वहाँ मिलेगा। और कहाँ से रहेगा, और रहेगा कहाँ से। हाँ, विद द अवार्ड ऑफ नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स टू प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, ये नोट कर लीजिए, आएगा करंट अफेयर्स में, ठीक है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का किसको मिला, प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, और फॉर हर वर्क ऑन की ड्राइवर्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन लेबर मार्केट द वाइट्स। हाँ, तो ये इसका वर्क था, जेंडर डिफरेंसेस इन लेबर मार्केट, यानी कि जो मजदूरों का जो मार्केट है, यानी जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉय की तरह जॉब मार्केट में, तो उसमें महिलाओं का क्या स्थिति है, उस पर इन्होंने वर्क किया है। प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन महिला हैं जिनको इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया।
इसको भी नोट कर लीजिए, करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको मिला? तो क्लॉडिया गोल्डिन। और इनका वर्क क्या रहा? तो ड्राइवर्स ऑफ जेंडर डिफरेंसेस इन लेबर मार्केट, की ड्राइवर्स, वर्क ऑन की ड्राइवर्स ऑफ लेबर डिफरेंसेस इन लेबर, जेंडर डिफरेंस इन लेबर। फिर देखिए नेक्स्ट 7.78 में है महिलाओं की समस्या पर थोड़ा दिया। देखिए द इश्यूज अफेक्टिंग विमेन रेंज फ्रॉम लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज सच एज सैनिटेशन, पाइप्ड वाटर, menstrual hygiene etc., safety, proper nutrition, economic and political equality of opportunity and a sense of individual identity। देखिए कह रहा है कि महिलाओं को जो मुद्दे प्रभावित करते हैं क्या हैं? लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक सुविधाओं की कमी, जैसे सैनिटेशन, साफ सफाई, पाइप्ड वाटर यानी कि नल का पानी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी ये जो नैपकिन पैड्स वगैरह यूज़ करते हैं अपने पीरियड्स, तो उसकी जो है अवेलेबिलिटी यानी उसका मिलना, सेफ्टी सुरक्षा, प्रॉपर न्यूट्रिशन सही भोजन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि चाहे काम के मामले में हो चाहे वोट के मामले में। देखिए कई बार महिलाओं को वोट नहीं देने दिया जाता है, पुरुष लोग मना करते हैं, अरे तुम क्यों जाओगी वोट देने, या महिलाओं को डराया जा रहे वहाँ सेफ नहीं है जाना। तो उसके लिए प्रबंध होना चाहिए। भाई जब पुरुष देगा वोट, महिला क्यों नहीं देगी? वो भी नागरिक है। तो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी होना चाहिए और इकोनॉमिक यानी कि कामकाज, जहाँ जॉब है ये सब है वहाँ कामकाज में भी महिलाओं को बराबर, ये नहीं कि अब महिलाओं को कम पैसा दीजिए। एंड ए सेंस ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान की भी उसमें एक फीलिंग होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए कि मेरी अपनी पहचान। आज देखिए आज तक ये होता है, सरपंच चुनी गई महिला और काम करते हैं उनके पति, उनको कहा जाता है सरपंच पति। हाँ, सरपंच क्योंकि महिला सीट है तो चुनेगी तो महिला, लेकिन काम करेगा पति। इस पर देखिए पंचायत सीरियल आया था और उसमें बहुत बढ़िया से डीएम डांटती है उसके पति को कि आप क्यों आए रहते हैं भाई ऑफिस में, आपकी पत्नी ना है, उनको भेजा करिए, आप क्यों सबसे डील करते रहते हैं, आप कौन है, आप तो कोई नहीं है। तो उसमें ये रघुवीर यादव किया है रोल सरपंच पति का। तो ये सच्चाई है कि आज भी जैसे बहुत जगह, अभी देखिए जैसे अब इनको देख लीजिए, अनंत सिंह को देख लीजिए, अनंत सिंह पर बैन लग गया तो पत्नी लड़ेंगी, या एक समय आनंद शुक्ला थे या जो भी थे लोग, वो सब तो पत्नी सबकी जीत रही है, या लालू जी एक समय राबड़ी को बना दिए थे। तो कहने का मतलब है कि ठीक है महिला सीट क्यों, वो तो एक अलग चीज हुआ कि लालू जी जेल गए तो बना दिए या कोई और बना दिया, वो तो अलग चीज है। लेकिन जैसे महिलाओं के लिए सीट रिजर्व किया जाता है, तो महिलाओं के लिए सीट क्यों रिजर्व किया जाता है? क्योंकि ताकि वहां से कोई महिला चुन के बने जो महिलाओं के पर विशेष ध्यान दे सके। इसलिए नहीं कि वहां का जो बाहुबली है या जो वहां का दबंग है उसके नाम पर उसकी पत्नी जीत जाए और फिर वही अपना मनमानी आदमी करता रहे। ये कोई थोड़े इसलिए किया गया था, या जो भी रिजर्व्ड सीट्स होते हैं अलग अलग कास्ट के लिए या कैटेगरी के लिए, तो इसलिए थोड़े होते हैं कि खाली वो नाम के लिए उनके नाम पर कोई जीत जाए और फिर उन्हीं का काम चल रहा है। ये इसलिए किया, रिजर्व सीट इसलिए किए जाते हैं कि हाँ भाई जिस कम्युनिटी के लिए रिजर्व सीट है तो वो उस कम्युनिटी का वहां पर उस पर विशेष ध्यान दें, इसके लिए सीट रिजर्व किया जाता है। या महिला के लिए रिजर्व किया जाता है कि वो महिला सीट, तो महिलाओं के मुद्दों पर वो ध्यान देंगे। इसलिए थोड़े कि हाँ भाई महिला सीट है तो भाई ठीक है, जो आदमी वहाँ का एमएलए है उसकी पत्नी को लड़वा दीजिए, उसके नाम पे सब वोट दे देंगे, वही जीत के फिर वही काम करेगा। तो ये सब गलत चीज है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट पेज पर कहता है स्टेडी राइज इन जेंडर बजट। ये कह रहा है कि जेंडर, आजकल जेंडर बजट की बात होती है, यानी बजट जो बनता है, तो बजट तो बनता है सो बनता है, उसके अलावा जैसे एक जेंडर बजट, अब चाइल्ड बजट भी बनता है, ग्रीन बजट भी बनता है। क्या जेंडर बजट मतलब क्या आदमी देखिए सब?
जेंडर बजट जो होता है इसमें क्या होता है कि जो भी सरकार बजट बना रही है उसको इस तरह से दिखाया जाता है या बनाया जाता है कि इसमें ये समझ में आए कि पुरुषों के लिए कितना किया जा रहा है और महिलाओं के लिए कितना किया जा रहा है, ताकि ये साफ साफ देखा जा सके कि महिलाओं पर सरकार ध्यान दे रही है कि नहीं। मान लीजिए आप शिक्षा के लिए खर्च कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम प्राइमरी स्कूल के लिए 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एक फिगर दे रहा हूं। अब वो 100 करोड़ जो आप खर्च कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल के लिए, उससे कितने लड़कों को फायदा होगा और कितने लड़कियों को फायदा होगा ये बताइए। पता चलता है आप खर्च तो कर रहे हैं लेकिन सब के सब लड़कों पर जा रहा है, क्योंकि लड़कों को स्कूल भेजा जाता है, लड़कियों को स्कूल भेजा नहीं जाता है। तो आपके बजट का कितना प्रभाव पड़ रहा है बच्चों पर और कितना प्रभाव पड़ रहा है बच्चियों पर। तो आप 100 करोड़ खर्च कर रहे हैं तो उसका 99 या 90 करोड़ तो बच्चों पर फर्क पड़ रहा है, मात्र 5-10 करोड़ बच्चियों के लिए आप कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो उसमें ऐसे दिखाया जाता है कि कितना पुरुषों या मेल के लिए कितना हो रहा है और फीमेल के लिए कितना हो रहा है। अगर आप टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, देखिए हर जगह क्या होता है, आम स्कूलों में पहले होता था, मोदी के आने के बाद बातें चेंज हो गई, बदल गए हैं। पहले क्या होता था, हर जगह की पुरुषों के लिए टॉयलेट, या पुरुषों के लिए तो दिक्कतें नहीं होती थी, पुरुष तो अपना जहां मन हुआ शुरू हो गए, कहीं भी पीछे चले गए, कहीं दीवार के पीछे चले गए रूम, कहीं बिल्डिंग के पीछे चले गए, महिलाएं कहाँ जाएं। तो महिलाओं के लिए टॉयलेट्स नहीं होते थे, स्कूल में कॉलेजेस में भी नहीं होते थे, दिक्कत बड़ी होती थी महिलाओं को, भाई कैसे जाएं। तो इसके कारण लोग अपने बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अब उसके कारण तरह तरह का उनको सहना पड़ता है दिक्कत, या टॉर्चर बच्चे करते हैं या लड़के करते हैं, कई बार तरह तरह की गलत वो बातें होती हैं। तो इस कारण जो है, या फिर मान लीजिए उनको जब अगर बड़ी हो गई तो उनको पीरियड्स आता है, आप जानते हैं, तो उसके लिए भी अब वो जाने में दिक्कत है, भाई कैसे जाएगी। तो बहुत तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। तो जो कि अब सरकार ने ध्यान दिया, या पिछली सरकार ने भी ध्यान दिया, इस सरकार ने थोड़ा ज़्यादा दिया मैं ये कहूँगा, कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी ध्यान दिया था, लेकिन हाँ मोदी सरकार ने स्वच्छता को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। और इसलिए हर स्कूल में जो है बच्चियों के लिए भी अलग से हो टॉयलेट, बच्चियों के लिए भी। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाता था मैडम के साथ स्कूल भी, मैं गया काफ़ी दिन गया, जब वहाँ था मुजफ्फरपुर में, मैं जाता था डेली, और वहाँ मैं आप समझिए इस तरह से मैं वहाँ सेट उनकी जैसे लगता था कि वाइस प्रिंसिपल हम ही हैं, ठीक है। सारे तो टीचर से भी सबको देखते थे मिला कर, वहाँ देखते थे प्रिंसिपल से टॉयलेट्स बने हुए हैं। अब गांव के बच्चों को पता नहीं रहता है टॉयलेट, क्योंकि वो उसमें गए नहीं होते हैं, उनको आदत होता है कहीं कहीं खेत का। अब वो करें क्या कि टॉयलेट की सीट में करने की बजाय पूरे कहीं भी टॉयलेट में कर देते थे, और पता चला टॉयलेट गंदा हुआ पड़ा, अब कोई जाना नहीं चाह रहा है। टॉयलेट बने हुए हैं, अब पता क्या है, तो टॉयलेट गंदा, अब भाई पता चला सीट वहाँ है, बच्चा यहाँ नल के पास बैठ के कर दिया। नल खोलना तक बच्चों को ठीक से नहीं आता है, और सर प्रिंसिपल कह रहे हैं कि देखिए ना सर नल तोड़ दे रहे हैं बच्चे बार बार, उनको बंद करना नहीं, कितना टाइट करना क्या करना, वो कसते जा तोड़ देता है फट से। अब कितना पैसा लगाए, नुकसान बार बार हो जाता है। इतने हम कहे कि आपको एक बार बताना पड़ेगा, हम उनको ये बात बोले कि आपको इतने प्राइमरी जब बच्चे हैं, इतने गरीब हैं या पिछड़े हुए हैं, या ऐसे इलाके में आपका स्कूल है, तो आपको उनको ये भी बताना पड़ेगा कि नल को कितना बंद करना है, कैसे खोलना है, कौन दिशा में खुलता है, को पता चलता है जो दिशा बंद होता है उसी दिशा में मोड़ देता है खोलने के लिए, बस टूट जाएगा नल। नल कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, ये भी आपको सिखाना पड़ेगा, इतने छोटे छोटे बच्चे। तो वो इस चीज से परेशान रहते थे कि भाई नले तोड़ देता है सब। तो हमने उनको कहा कि आपको बताना पड़ेगा। या लैट्रिन, अब पता चला जब टाइट हुई सरकार तो सब जगह स्कूलों में लैट्रिन टॉयलेट वगैरह तो बना दिए। देखिए मैंने खुद देखा इस चीज को, इतना ऑड बनाया हुआ था जिस स्कूल में है ये, कि सीट पर अगर बच्चा, मतलब बड़ा सा टॉयलेट बना दिया है, और समझिए कि जो सीट है बैठने वाला लैट्रिन का, उससे 4 फीट दूर नल लगा हुआ है। अब कैसे धोएगा भाई, कैसे पानी लेगा, क्या करेगा।
आपको समझना चाहिए, जब आप बनवा रहे थे टॉयलेट तो आपको लैट्रिन के सीट के पास ना नल होना चाहिए कि बच्चे उसको यूज कर सकें। अब आप बनवा दिए बड़ा और उसमें सीट बन गया कहीं और नल लगवा दिया कहीं, अब उसके कारण हमको लगता है कि बच्चे नल के पास बैठ के कर देते हैं। अब फिर हो जाता है कोई साफ करने वाला नहीं है, पता चला 2-4 दिन से वो ऐसे गंदा बदबू कर रहा होता है। ये हाल मैंने देखा हुआ हेडमास्टर सबका जो है। तो मैं कहा कि आपको बच्चे हैं, उनको सिखाना पड़ेगा ना ये सब चीज़। घर से नहीं सीख के आ रहा है, गरीब है, पिछड़ा हुआ है, तो उसको आपको कम से कम स्कूल में तो बताना पड़ेगा, जैसे भी बताइए, या गार्जियन को बुला के कहवाइए कि भाई सिखाओ। तो अभी भी ये हाल है कि टॉयलेट्स तो बन गए हैं लेकिन वो यूज नहीं होता है क्योंकि बच्चे उसको गंदा किए रहे हैं, तो इनइफेक्टिव हो जाता है वो बना हुआ वैसे ही। नल तोड़ देंगे तो पता चलेगा कि पानी नहीं है। बहुत सारी समस्या, बच्चे हर तरह के हैं गांव में, तो उसको आपको सिखाना पड़ेगा ना। वो सीखने के लिए उसको स्कूल बना है, वो सिखाने के लिए स्कूल बना है ना उसको। स्कूल क्यों जा रहा है वो? स्कूल का मतलब खाली किताबें ही बातें? तो हम लोग भी जब थे बोर्डिंग स्कूल गए, हम लोग को हाथ से खाने की आदत थी। वहाँ था कि आपको चम्मच या नाइफ फोर्क का यूज़ करना है, हाथ से खाने पर बैन था वहाँ। अब शुरू में हम लोग गए, बड़ा अजीब लगे चम्मच से खाने में, हाथ से खाने लगे, वार्डन आके खड़ा कर दे कि भाई खड़े रहो, मना है यहाँ हाथ से। मैडम लोग सिखाई भी लेकिन अजीब लगता था शुरू में, हाथ से खाने की आदत थी, अच्छा ही नहीं लगता था चम्मच से खाना, ऊपर से अजीब लगता था, खाया भी नहीं जाता था क्योंकि आदत नहीं थी। तो हम लोग शुरू में कुछ दिन क्या किए, हम लोग क्या करते थे, मैं क्या करता था बताऊं कि हम लोग दाएं हाथ से खाते थे, तो दाएं हाथ से देखते थे कि वार्डन आ रहा है तो हाथ नीचे करके बाएं हाथ से चम्मच से कुछ कुछ करते रहते थे कि लगे कि बाएं हाथ से, तो वार्डन आके देखता था कि अच्छा चम्मच से कुछ कुछ कर रहा है, खा तो रहा है, तो हाथ नीचे छुपा लेते थे टेबल के जो है दाया हाथ जो। तो कुछ दिन तक ऐसे किया, फिर हमें लगा रे भारी हेडेक है, जब आते हैं तो हाथ छुपाना पड़ता है, जो दिक्कत है, छोड़ो। तो फिर हमने धीरे धीरे सीख लिया चम्मच से, कांटे नाइफ से और फोर्क से सब खाना, फिर वही आदत हो गई। फिर हम बहुत साल बाद, लगभग 15-20 साल बाद, जब हाथ से, तो हमसे हाथ से खाना अजीब लगता था, दिल्ली जब थे तो हमको हाथ से खाना अजीब छूट गई थी आदत जो हाथ से खाने की, तो हाथ से खाना शुरू में अजीब लगता था और हर जगह चम्मच कांटा लोग देते नहीं थे। अभी भी हमको ब्रेड वगैरह या पराठा बहुत चीज खाते हैं तो लगता है कि चाकू कांटा से ही खाएं जो है। तो खैर अब आदत हो गई धीरे धीरे, तो फिर वो दूसरी आदत फिर से डालनी पड़ी, हाथ वाली जो है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, ठीक है हम लोग को वैसा था तो वहाँ, लेकिन एटलीस्ट जो बच्चे हैं गांव के ही हैं तो उनको आपको सिखाना पड़ेगा ना, बेसिक चीज़ें सिखाना पड़ेगा, हाथ कैसे धोते हैं, नल कैसे बंद करते हैं, कैसे लैट्रिन को यूज़ करना है, क्या करना है। अब वहाँ रोज़ यही तबाही रहता है कि कोई ना कोई, इतने बच्चे हैं, कोई गलत जगह लैट्रिन कर दिया, जाने से। अब कितने लैट्रिन टॉयलेट होते हैं वहाँ? 2-4 होते हैं। उसके बाद बच्चियों के अलग है, बच्चों के लिए अलग है। तो वो बच्चियों के लिए अलग होना जरूरी है। अभी दिक्कत ये है, आपको बताएं कि स्टाफ के लिए टॉयलेट नहीं है, बच्चों के लिए तो है, अब बच्चे उसमें गंदा किए रहते हैं। स्टाफ के तो बहुत जगह तो ऐसा होता है कि स्टाफ अपने लिए कहा बंद किए रहते हैं कि नहीं उसमें सिर्फ स्टाफ जाएंगे, लेकिन कई जगह वो कहते हैं कि भाई स्टाफ के लिए हम बंद कैसे करें, क्योंकि स्टाफ के लिए बंद करने का ऑर्डर तो है नहीं, बच्चों के टॉयलेट है उसको खुला ही रखना है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, जेंट्स समझते नहीं महिलाओं की, सब उनको तो है कि अपना जहां मन है चले गए, क्या दिक्कत है। और लेडीज पहले रहती नहीं थी इतना सब जॉब में, आज उनका माइंडसेट वही है गांव वाला, अब तो वो लेडीज के इशू पर ध्यान नहीं देते हैं, समझते नहीं हैं। तो ये दिक्कतें हैं, धीरे धीरे लोगों को समझना पड़ेगा। तो खैर जेंडर बजट यही दिखाता है कि आप टॉयलेट्स बनवा रहे हैं, तो आपने कितने टॉयलेट्स बनवाए पुरुषों के लिए और कितने टॉयलेट्स बनवाए महिलाओं के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई पुरुषों के लिए तो यूरिनल में भी काम हो जाता है, लेकिन महिलाओं को तो आपको वो सीट वाला बनाना पड़ेगा, तो उनके लिए अलग। तो आपने कितने टॉयलेट्स बनवाए, कितने महिलाओं के लिए, कितने, या आपने जो भी कुछ खर्च किया तो उसमें कितना मेल्स के लिए है, कितना फीमेल्स के लिए, ये इस तरह से पूरे बजट को बनाया जाता है। तो वो उसको हम कहते हैं जेंडर बजट। उसके बाद कंसेप्ट आया चाइल्ड बजट का।
कि आप बच्चों पर कितना खर्च कर रहे हैं, वो दिखाइए। और फिर आया एक ग्रीन बजट, कि आप एनवायरनमेंट वाले मुद्दों पर कितना खर्च कर रहे हैं किस प्रोग्राम में, ये पूरा दिखाइए। तो उसको ग्रीन, ये सब पूछा जा चुका है, ग्रीन बजट कब से बनाया जा रहा है, चाइल्ड बजट कब से बनाया जा रहा है, ये सब आपके आ चुका है सवाल। तो यही है, यहाँ कहा जा रहा है कि देखिए द शेयर ऑफ जेंडर बजट, लास्ट लाइन में देखिए, मतलब लास्ट सेंटेंस है, द शेयर ऑफ द जेंडर बजट in the total union budget has increased to 6.5% in FY25, यानी ये 24-25, ये जो करंट ईयर है, इसमें 6.5% जो है वो जेंडर बजट पर यानी महिलाओं पर खर्च हो रहा है टोटल बजट का, द हाईएस्ट सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ GBS इन FY06। इसको नोट कर लीजिएगा, ये पहले एक बार पूछा गया है कि जेंडर बजट कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में। तो ये जेंडर बजट देखिए लिखा है, इंट्रोडक्शन कब हुआ, FY06 यानी 2005-06 में जेंडर बजट यूनियन भारत सरकार में पहली बार लाया गया था, जेंडर बजट 2005 से। ये नोट करने का फैक्ट है पीटी के लिए। फिर देखिए है सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी समाज में महिलाओं को और ज़्यादा उनकी हालत सुधारना, बेहतर उनको और ताकत देना, उनको अधिकार देना। वीमेन लेड डेवलपमेंट बिगिंस विथ ensuring द हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। कहता है कि अगर आपको महिलाओं का विकास में भागीदार बनाना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जो बच्ची होती है उसको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा देने से उसकी शुरुआत होती है। जब वो बच्ची होती है छोटी, उस समय उसको स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है और उस समय उसको अच्छी शिक्षा देनी है, तो वो आगे चल के एक अच्छी महिला, एक सशक्त महिला, एक अपने पढ़ी लिखी अधिकारी, एक जानकार महिला बन सकती है। द एम्फेसिस ऑन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो मोदी ने नारा दिया कि बेटी बचाओ यानी फीमेल इन्फेंटिसाइड को कम कीजिए, एंड बेटी पढ़ाओ यानी एजुकेशन उनका बढ़ाइए, हैज़ सेंसिटाइज्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स चेरिशिंग, एजुकेटिंग एंड सेविंग फॉर द गर्ल चाइल्ड। यानी कहा है कि जो ये नारा दिया तो इसने देश की जो सोच है उसको बदला है और उसको सुधार किया है, टुवर्ड्स चेरिशिंग यानी हम उसको एक अच्छे से उसको डेवलप करें, एजुकेटिंग शिक्षा दें, एंड सेविंग यानी उसके लिए हम कुछ अपना धन भी बचा के रखें ताकि आगे कैरियर के लिए या उसके शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल कर सकें, वाया सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना लाई थी भाजपा केंद्र सरकार ने, ये स्टेट लेवल पर भी है, बिहार सरकार का भी है। तो ये स्टेट सेंट्रल लेवल पर था सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें कि अगर आप बच्ची का नाम लिखाते हैं स्कूल में तो केंद्र सरकार आपकी बच्ची के लिए कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट कर देती है अकाउंट में, कि जब वो हाई स्कूल पास कर लेगी तो इतना पैसा उसको हो जाएगा, जब +2 कर लेगी तो उसको, जब 10th पास करती है बच्ची तो उसके लिए और काफ़ी सारा पैसा जो है सरकार उसके अकाउंट में डाल देती है ताकि वो आगे के कोई प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाई कर सके, या अगर +2 पास कर ली या और आगे की है। जैसे अभी देखिए बिहार सरकार में क्या है, बिहार सरकार में स्कीम है कि अगर जो महिला यूपीएससी का ये पास कर लेती है, अगर जो मतलब कैटेगरी में है, तो अगर वो यूपीएससी का अगर पीटी पास कर लेती है तो उसका आगे का बहुत पैसा देती है सरकार उसको पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए, बिहार सरकार, ये भी स्कीम है। और लड़कों के लिए भी है, जो अगर आप जान ही रहे होंगे शायद, तो हाँ, यूपीएससी का पीटी अगर क्लियर कर लेते हैं तो उसको पैसा ठीक ठाक देती है और तैयारी में काफ़ी सारा फैसिलिटीज़ देती है। तो लड़कियों के लिए तो सबके लिए भी है, और जो कैटेगरीज में हैं उनके लिए भी जो है ये लड़के लड़कियों सबके लिए। उसी तरह बीपीएससी में भी है कि बीपीएससी का भी पीटी पास कर लेते हैं तो उसके लिए तो ये देखिए, ये सरकार जो है बच्चों या लड़के लड़कियों के
सुविधा के लिए ये सारी चीज़ें कर रही है। तो बिहार सरकार का भी इसमें अच्छा ये लेने लायक है नाम, और केंद्र सरकार भी कर रही है। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना जो है, तो उसमें एक जन्म आप जब रजिस्टर कराते हैं उसका और उसका स्कूल में नाम लिखाते हैं, उसी समय कुछ फिक्स डिपॉजिट कर देती है सरकार उसके अकाउंट में, और वो अच्छा खासा पैसा हो जाता है जब तक वो 10th या 12th करती है, ताकि वो अपने कैरियर में उसको उसका पेरेंट्स यूज कर सकें उस पैसे को। उसी का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। द सेक्स रेशियो एट बर्थ at national level has improved from 918 to 930। ये देखिए, याद रखना है फिगर, सेक्स रेशियो अभी 930 चल रहा है, 23-24 का जो लेटेस्ट डेटा है प्रोविजनल। तो ये आपको अभी चूंकि सेंसस का डेटा तो आया नहीं है, तो अगर ये आएगा सेक्स रेशियो तो ये 2023-24 का 930 है। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हैज डिक्लाइंड फ्रॉम 130 पर लाख लाइव बर्थ्स टू 97 पर लाख लाइव बर्थ्स। यानी जो महिलाओं की बच्चों को जन्म देने के दौरान मौत हो जाती है उसमें भी काफ़ी घटा है। यानी पहले जो अगर 1 लाख जन्म हुआ बच्चे का तो उसमें 130 महिलाओं की मौत होती थी, वो घट के अब हो गया है 1 लाख जन्म पर मात्र 97 महिलाओं की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसको कहते हैं। और है कुछ कुछ ये सब, तो फिर है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आंगनवाड़ी आप जानते हैं कि जहां महिलाओं को काम भी मिलता है, वहां बच्चों की भी देखरेख किया जाता है, बच्चों के लिए भी खाना पीना भी मिलता है, तो जिससे कि महिलाओं और बच्चों दोनों के जो खान पान है उसका ध्यान रखा जा सके, उसका शारीरिक जरूरत पूरा किया जा सके न्यूट्रिशन का। द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वीमेन इज डबली इम्पॉर्टेंट। कह रहा है कि महिलाओं का जो है स्वास्थ्य या मतलब खान पान पोषण वो 2 तरह से महत्वपूर्ण है। फॉर देयर ओन हेल्थ, एक तो अपने हेल्थ के लिए, प्रोडक्टिविटी एंड वेलबींग, यानी कि अपने वो ठीक रहेंगी तो अच्छे से कामकाज कर पाएंगी और अपना स्वस्थ रहेंगी। एंड सेकेंड, फॉर प्रिवेंटिंग मैल न्यूट्रिशन इन देयर यंग। दूसरा, अगर वो स्वस्थ रहेंगी तो उनका बच्चा भी स्वस्थ पैदा होगा, कमज़ोर नहीं पैदा होगा। तो बच्चे के लिए भी और अपने लिए, दोनों लिए माँ का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है, माँ औरत का। विमेन्स हेल्थ दस फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ सोसाइटल। तो इसलिए कह रहा है यहाँ बहुत अच्छा लाइन ये है कि विमेन हेल्थ दस फॉर्म्स द बेडरॉक ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज का स्वास्थ्य कैसा है उसका आधार जो है, बेडरॉक मतलब आधार, फाउंडेशन, आधार जो है वो विमेन्स हेल्थ है, यानी महिलाओं का स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि महिलाएं ही बच्चों को जन्म देती है। जब महिलाएं अगर स्वस्थ नहीं रहेंगी तो बच्चे स्वस्थ पैदा नहीं होंगे, बच्चे स्वस्थ नहीं पैदा होंगे तो वो कल को आगे चल के वो आदमी स्वस्थ नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर समाज का स्वास्थ्य कैसा है, हेल्थ कंडीशन कैसा है, उसका फाउंडेशन महिलाओं का हेल्थ होता है। तो महिलाओं के हेल्थ पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इन रिकॉग्निशन ऑफ दिस, द मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम्स एंडिवर्स, ये नोट कर लीजिएगा एक लाइन, ठीक है। ये अभी जो है कि द मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम एंडिवर्स टू एड्रेस मैल न्यूट्रिशन इन प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, children and adolescent girls by adopting a life cycle approach to achieve a malnutrition free India। तो कह रहा है कि देश से कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए हम लोग एक लाइफ साइकिल अप्रोच, यानी कि लाइफ साइकिल, क्योंकि देखिए आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वही कल को किशोर हो रहा है, युवा बन रहा है, फिर प्रौढ़ अडल्ट हो रहा है और फिर वृद्ध हो रहा है, ओल्ड एज हो रहा है। तो आज अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो फिर वो आगे ग्रो करके हमारे किशोर स्वस्थ होंगे, यानी इन्फेंट्स, चिल्ड्रन स्वस्थ होंगे, और चिल्ड्रन से जब वो ग्रो करके यंग हो जाए, यूथ हो जाएगा, युवा हो जाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। युवा जब स्वस्थ होंगे तो आगे चल के एडल्ट स्वस्थ होंगे, एडल्ट स्वस्थ होंगे तो फिर आगे चल के ओल्ड वाले में से। तो ये लाइफ साइकिल अप्रोच बोल रहा है। इसलिए हमको बचपन से उनको अगर हम सही खाना पीना देंगे, स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे,
तो उसके लिए ये स्कीम लाया गया सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। इट प्रोग्राम एंडिवर्स टू एड्रेस मैल न्यूट्रिशन। तो ये कुपोषण को दूर करता है किन में? प्रेग्नेंट वीमेन, जो गर्भ धारण किए हुए महिलाएं, लैक्टेटिंग मदर्स, जो महिलाएं बच्चों को जन्म दे के उनको दूध पिलाती हैं उनको, चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं, एंड एडोलेसेंट गर्ल्स, और जो कुंवारी लड़कियां हैं तो उनकी भी जो है ये जो स्वास्थ्य की ज़रूरत है, जितना उनको खाना पीना भोजन मिलना चाहिए उसका ये करने में मदद करते हैं। देखिए आगे यहाँ कह रहा है इसी में 7.84 में, एज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम it shifts the focus from calorific sufficiency alone to improved health, wellness and immunity through micronutrient sufficiency। ये जो प्रोग्राम्स हैं ये कह रहा है कि एज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम, यानी कि बहुत सी बातें जुड़ी हुई है इसमें पोषण की, ऐसा प्रोग्राम है। इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम कैलोरीफिक, यानी कि कहता है कि किसी को भोजन देने का मतलब ये नहीं कि रोटी चावल दे दिया, क्योंकि उससे सिर्फ कैलोरी मिलता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ यही नहीं जरूरत है। आपने पढ़ा है कि आदमी स्वस्थ कब रहेगा? जब उसको बैलेंस डाइट मिले, यानी उसके डाइट में जब कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, फाइबर भी हो, वाटर हो, तब जाके वो आदमी, और फैट भी हो, स्वस्थ रहेगा। और आप खाली उसको अनाज खाली दे दीजिएगा, गेहूं चावल, तो उससे वो स्वस्थ नहीं रह सकता है। वो जीवित रह सकता है, स्वस्थ नहीं रहेगा। यानी खाली कैलोरी मिलेगा उसको, लेकिन वो हेल्दी नहीं रहेगा, एक स्वस्थ वो औरत नहीं रहेगी, एक स्वस्थ आदमी नहीं रहेगा, ना वो स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। तो वही कह रहा है कि एज एन इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम it shifts the focus from calorific sufficiency alone to improved health, wellness and immunity, जहां उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो कि बीमारी से लड़ सके। नहीं तो आदमी देखने में स्वस्थ लगता है, तुरंत बीमार हो जाता है, फिर वो पता चलता है कि महीना में 10 दिन बीमार ही रहता है, तो काम क्या करेगा? या बच्चा है तो बीमार रहेगा तो स्कूल क्या जाएगा पढ़ने जब वो बीमार ही रहेगा। तो यहाँ इम्यूनिटी भी होना चाहिए थ्रू माइक्रो न्यूट्रिएंट सफिशिएंसी, यानी कि उसके इम्यूनिटी के लिए क्या होता है, जो ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ज़रूरत होते हैं, जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब चीज़ें, तो वो साग सब्जियों फल फूलों में मिलता है, तो वो भी उनको मिलना चाहिए। खाली दाल और ये चावल रोटी खाने से जो है नहीं हो जाएगा आदमी कि खा लिए थोड़ा सा किसी तरह रोटी चावल खा लिए पेट भर लिए, उससे नहीं, उसके साथ उसको दाल भी चाहिए, उसके साथ थोड़ा उसको कार्बोहाइड्रेट है, फैट भी चाहिए, थोड़ा उसको साग सब्जी भी चाहिए, थोड़ा दूध भी चाहिए, है ना, थोड़ा तेल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसको फूड में होना चाहिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अवेयरनेस बिल्डिंग ऑन इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस। इसमें जो है बच्चों के देखरेख और उनको खिलाने पिलाने की भी बातों पर ध्यान दिलवाया जाता है, महिलाओं को सिखाया जाता है चाइल्ड फीडिंग, बच्चों को कैसे खिलाना पिलाना, इंक्लूडिंग ब्रेस्ट फीडिंग यानी दूध पिलाना अपना, एंड कॉम्प्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, और उसके साथ साथ जो दूसरा मतलब माँ के दूध के अलावा जो दूसरी चीज़ें दी जाती है खाने पीने के लिए, दाल का पानी, ये सब या जो भी और चीज़ें, तो वो भी उनको बताया सिखाया जाता है कि कैसे बच्चों को ठीक से भोजन देना है। ये चलिए हो गया इसमें। मेंस का है सब।
अब आ जाइए पेज 252 पर आ जाइए। अभिषेक, यस सर। पेज 252 पर आ जाइए। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, देखिए इसमें मिलेगा आपको यानी आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाना। 7.95 में देखिए राइजिंग पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स, यानी कि धीरे धीरे कार्यबल जो लेबर फोर्स है उसमें महिलाएं भी ज़्यादा से ज़्यादा अब हिस्सा ले रही हैं, बाहर में काम कर रही हैं। इंक्रीज्ड एक्सेस टू एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट as well as other initiatives for women's empowerment has elevated the participation of women in nations development and progress। कह रहा है कि जब महिलाओं को, बच्चियों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की सुविधा मिली है और स्किल डेवलपमेंट उनके लिए किया गया है, इनके लिए उनके भी ट्रेनिंग तरह तरह का दिया जा रहा है स्किल्स का, तो इससे जो है उनका जो देश के जो है प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में उनका हिस्सेदारी बढ़ा है, यानी वो भी अब भागीदार बन रही हैं, कामकाज कर रही हैं। द फीमेल LFPR, देखिए यही है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो आपसे पूछा गया था। द फीमेल LFPR रोज टू 37% इन 22-23 फ्रॉम 23.3% इन 17-18। तो 22-23 का जो डेटा ये तो दिया है, 22-23 का दिया, क्योंकि 22-23 के बाद से तो अभी कोरोना वगैरह ये हो गया तो घट ही गया है, लेकिन 22-23 का जो डेटा है वो 37% उस समय था महिलाओं का टोटल, यानी 37% महिलाएं काम कर रही थी टोटल जितने लोग काम कर रहे थे उसमें। However, rural India has driven the trend where nearly 3/4 of women workers are engaged in agriculture। जबकि गांव में ज़्यादा महिलाएं काम करती, क्योंकि खेती बाड़ी में सब पुरुषों के साथ 3/4 यानी लगभग 75% जो है वो महिलाएं वहाँ गांव में खेतों में या हर तरह के काम में लोगों के साथ काम करती हैं। Thus, the rise in LFPR needs to be tapped into higher value addition sectors suitable to the needs and qualifications of rural female workforce, and agro processing emerges as good contender for same। तो कह रहा है कि चूंकि गांव की महिलाएं भी कामकाज में काफ़ी तेज होती हैं, तो उनके हिसाब से इस तरह के काम जो है उनको दिए जाने चाहिए जो वो अच्छे से कर सकें, जैसे खास करके एग्रो प्रोसेसिंग, यानी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोसेसिंग करना, उनको तरह तरह का उनका प्रोसेसिंग करना, जैसे अनाज है, दाल है, जो भी चीज़ उससे नए नए चीज़ बना के या उसको कुछ पॉलिशिंग करके वो बेच सकती हैं, बना सकती है चीज़ें एग्रो प्रोसेसिंग में। उनके लिए अच्छे मौके हैं गांव की महिलाओं के लिए। इसमें एक केस स्टडी दिया है बॉक्स 7.8, गर्ल्स ऑफ कृष्णागिरी राइटिंग देयर ओन डेस्टिनीज विद द इंक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कृष्णगिरी की लड़कियां जो हैं वो अपनी किस्मत खुद लिख रही हैं अपनी पैसों की आज़ादी से, यानी काम काज करके अपना वो इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं और अपनी किस्मत बना रही हैं। इसको पढ़ लीजिएगा, आप ही के तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले का एक कोई दिया हुआ है। तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स और ये सब का बहुत सारा फैक्ट्रीज है तरह तरह का, जिसमें कि महिलाएं काम, देखिए क्या क्या है नीचे दिया हुआ है। द सेटअप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल असेंबली, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, फुटवेयर एट्सेट्रा हैज़ फेवर्ड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन एज मैन्युफैक्चरर्स बिलीव्ड फीमेल वर्कर्स टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड। होता है कि आदमी लोग निकम्मे होते हैं, बात तो सही है, काम नहीं करना चाहेंगे उनको जहाँ मौका, जबकि महिलाएं काम करने में उनको मन लगता है। तो इसलिए कृष्णागिरी जिले के आसपास जो तरह तरह की फैक्ट्रियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल की, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की या फुटवेयर की, जूतों या पैर के चीज़ों की, तो उन सब में जो है महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ रखे हैं कामकाज, क्योंकि वो मानते हैं कि महिलाएं ज़्यादा बेहतर काम करती हैं। दिस ट्रिगर्ड माइंडसेट शिफ्ट एज हाउसहोल्ड्स हु कंसिडर्ड गर्ल्स ए बर्डन नाउ व्यू देम। तो इससे क्या, वहाँ के लोगों की सोच बदली, जो पहले उनको बोझ समझते थे लड़कियों को, अब वो समझे कि ये भी कमा के परिवार चला सकती हैं, ब्रेड विनर्स। बिसाइड्स बोल्स्टरिंग गवर्नमेंट वेलफेयर एफर्ट्स टुवर्ड्स फीमेल, तो इससे जो है जो सरकार चाह रही है महिलाओं को और मजबूती देना, उसमें और हेल्प हुआ है। दिस हैज़ रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स ऑफ गर्ल्स। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ चाइल्ड मैरिज, क्योंकि बच्चियाँ होती थी तो वो परिवार चाहते थे कि जल्दी शादी कर दें उनकी,
अब जो है जब वो काम काज करने लगी हैं तो उनका कम एज में शादी कम हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट रेट यानी स्कूलों से हटा लेना बच्चियों को, ये भी कम हो गया है। राइज इन एवरेज एज ऑफ मैरिज, शादी का उम्र बढ़ा है। कपल विथ अ सर्ज इन फीमेल एनरोलमेंट इन पॉलिटेक्निक, और पॉलिटेक्निक कॉलेज वगैरह जो होते हैं ITI पॉलिटेक्निक, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चियाँ अब वहाँ एडमिशन ले रहे हैं। तो ये कृष्णागिरी जिले की एक आपको केस स्टडी यहाँ दिया हुआ है। देखिए उस दिन मैं यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस पे ध्यान आया तो आपको बताऊं, जो बांग्लादेश का मैं आपको बता रहा था मोहम्मद यूनुस, कि जिसने की माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत, तो जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, अभी उन्हीं को वहाँ का प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में भी आपके उथल पुथल मचा हुआ है। शेख हसीना प्रधानमंत्री जो है वो चली आई हैं इंडिया, वहाँ से भाग के, वहाँ विद्रोह वगैरह हो गया। तो मोहम्मद यूनुस को ही बनाया गया है अभी तब तक के लिए, जब तक फुल टाइम चुनाव किसी का होता है तब तक के लिए देश का प्रेसिडेंट उन्हीं को बनाया गया है। प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जो ही बनाया गया है, मोहम्मद यूनुस को ही प्रेसिडेंट ही बनाया गया है। हाँ, चलिए महिलाओं का हो गया। देखिए इसमें 7.101 में एक बार आ जाइए, लास्ट पैराग्राफ है विमेंस का, 7.101 पेज नंबर 254 पर। इसमें है द रिक्वायरमेंट ऑफ फीमेल ओनरशिप ऑफ हाउसेज कंस्ट्रक्टेड अंडर PM आवास योजना इज एन एफर्ट बाय द स्टेट टू नज सोशल चेंज। देखिए PM आवास योजना जो है, इसमें शर्त है कि इसमें दिया जाएगा मकान बना के गरीब लोगों को, लेकिन वो मकान औरत के नाम पर दिया जाएगा, औरत के नाम पर हो, ये कंपलसरी है। अभी मैं एक फिल्म देख रहा था कुछ दिन पहले, इसी पर था वो मूवी। हाँ, उसमें क्या होता है एक्चुअली कि ये है उसमें, ये हाँ यही मूवी है, ये देखिए कौन सी मूवी है, जो ये विक्की कौशल और ये है इसकी बेटी, सैफ की बेटी जो है, क्या नाम है, सारा अली खान, और ये गाना है तेरे वास्ते चांद सितारे वाला, क्या है। हेलो, अभिषेक लाइन पर हैं? हेलो हेलो। यस सर, हेलो। हाँ हाँ, तो ये जो मूवी था उसमें यही चीज़ दिखाया है। ये जो क्या नाम है मुझे याद नहीं है मूवी का, जिसमें तो ये दोनों क्या है कि छुप के शादी कर लेते हैं, या शादी कर लेते हैं, नहीं शादी कर ही लेते हैं। तो फिर क्या है कि वो जॉइंट फैमिली जैसा होता है, छोटा सा घर होता है, उसमें इन लोग को रहने में बड़ी दिक्कत हो रही होती है, तो सोचते हैं क्या करें। तो उसमें होता है कि चलो अलग घर ले लिया जाए, तो अलग घर में रहेंगे शांति से। तो अलग घर का कंडीशन क्या होता है कि भाई घर तो बहुत महंगा है, मिलता नहीं है, फ्लैट सब महंगा, इतना पैसा होता नहीं है, तो क्या करें। तो पता चलता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल जाएगा, तो वहाँ जाते हैं लोग अप्लाई करने। तो वहाँ पता चलता है कि भाई ये तो महिला ही के नाम पर मिलेगा, तो महिला के नाम से एप्लीकेशन देना होगा। तो वहाँ भी होता है कि ठीक है, ये होता है कि ठीक है हम एप्लीकेशन अपने नाम से दे देंगे, लेकिन होता है कि भाई आपको क्यों मिलेगा, अगर आपका पहले से घर है, क्योंकि आपका शादीशुदा आप हैं और आपके पति का घर है, भले छोटा घर है, तो लेकिन घर तो है ना, तो आपको क्यों मिलेगा। तो कहते हैं कि उनको मिलता है जिनको घर नहीं होता है या बेसहारा होती हैं महिलाएं,
उनको घर पहले दिया जाता है। तो अब ये लोग घर लेने के लिए क्या करते हैं कि नकली डाइवोर्स का ड्रामा रचते हैं, दिखाते हैं घर में कि हम लोग में लड़ाई हो गया, ये हो गया, अब हम लोग एक साथ नहीं रह सकते, हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। अब दोनों के परिवार परेशान हैं, और ये लोग नहीं बताते हैं कि हम लोग ये नाटक इसलिए कर रहे हैं कि अगर डाइवोर्स ही हो जाएगी, पति छोड़ दिया, तो ऐसी महिला को तुरंत घर दे दिया जाएगा। तो उसके लिए लोग डाइवोर्स का ड्रामा वहाँ रचते हैं और ये करते हैं। तो खैर जो है, अब उसमें होता है कि भाई डाइवोर्स ही है, तो फिर अब लोग भी देखते हैं कि भाई ये तो, अब उसको दिखाना होता है कि हम लोग अलग हो गए हैं, अलग अलग रह रहे हैं, ये आपस में कोई वैसा संबंध नहीं है। तो ये सब चीज़ दिखाया है वहाँ पर। कहने का मतलब ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें शर्त है, रखा गया है सरकार के द्वारा कि जो मकान दिया जाएगा बना के, वो औरत के नाम पर दिया जाए। तो इससे सरकार की एक सोच है कि कहीं ना कहीं अगर ठीक है लोग औरतों के नाम पर मकान करने लगेंगे, तो एक महिलाओं को भी अपना कहीं ना कहीं एक अधिकार मिलेगा, कि महिलाओं को दबाया जाता है तो वो नहीं होगा ऐसा। तो ये सरकार की इस स्कीम के माध्यम से कोशिश है महिलाओं को एक बेहतर स्थिति देने की। तो ये देखिए, आज विमेंस का ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब रूरल इकोनॉमी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा चैप्टर जो है। और यही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर्स, क्योंकि ये पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये पीटी, मेंस, इंटरव्यू और आगे भी ये सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होने वाली चीज़ें हैं, तो ये आपको ज़्यादा काम आएगा। और मेंस में भी बहुत सारे आंसर्स इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, और आगे तो करना ही है। तो इसको अपना जो बता रहे हैं सुनिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा जितनी बातें मैं समझा रहा हूँ। तो अब उसके बाद अब हम लोग रूरल गांव से जुड़े हुए बातों पर इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद फिर ये ख़त्म होगा जाके चैप्टर जो है। चलिए आज इतना ही रखते हैं।